नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेनेशन 3.0 में आपका स्वागत है। ये कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और अनुवादित है। कृपया मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 141। विशाल अग्निसार मुट्ठी के एक वार से कैसाडो दर्द से पीछे की ओर झुका और उसकी आंखें उसके सिर में वापस चली गईं। वह फर्श पर ढेर हो गया और कुछ सेकंड बाद हिलना बंद कर दिया। वह अब सांस नहीं ले रहा था। वह मर चुका था। तुमने उसे मार डाला। तुमने मेरे बड़े भाई को मार डाला। जब टायलर और एलेन ने उनके सामने ये दृश्य देखा तो उन्हें लगा कि आसमान टूटकर उनके ऊपर गिर गया है। वे दुख और आक्रोश में दहाड़ रहे थे जबकि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह उनके चेहरे की त्वचा पर गर्म जल रहा था, लेकिन उन्होंने आंसू पोंछने का कोई प्रयास नहीं किया। वे ऐसा क्यों करेंगे? इस समय कठोर अभिनय करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये कैसाडो को वापस जीवन में नहीं लाएगा। यह उनके द्वारा अनुभव की गई सबसे हृदय विदारक बात थी, और कोई भी प्रशिक्षण या विशेषज्ञता उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को खोने के दर्द से नहीं बचा सकती थी जिसे वे बहुत प्यार करते थे। उनकी भी भावनाएं थीं। अथर्व स्थिर खड़ा था, उन्हें ठंडी, दूर की आंखों से देख रहा था। बहुत पहले वह शायद दूसरे लोगों द्वारा ऐसी तीव्र भावनाएं प्रदर्शित किए जाने से बहुत प्रभावित हुआ होगा, लेकिन वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। वह बदल गया था। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर भी कुछ उसे रोक रहा था। उसे नहीं पता था कि वह क्या था, लेकिन वह खुद को उनके जीवन को समाप्त करने के लिए नहीं ला सका। तुम मुझे मारने जा रहे हो, लेकिन मैं तुम लोगों को क्यों नहीं मार सकता? अथर्व ने पूछा। ये सवाल उसके विरोधियों से ज्यादा खुद से पूछा गया था। वह मुड़ा। इस बार उसकी नज़र थोड़ी कम ठंडी थी। हमें तुम्हें मारना ही होगा। दोनों लोगों ने चिल्लाते हुए जितनी ताकत जुटाई थी उतनी जुटाई और सीधे अथर्व पर हमला कर दिया। वे क्रोध से इतने अभिभूत थे कि उनके दिमाग में सिर्फ अथर्व की क्रूर हत्या की मंशा रह गई थी और ये तथ्य नहीं कि अथर्व उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। आखिरकार उसने कुछ सेकंड में उनके भाई को मार डाला था। उसे हराया नहीं जा सकता था, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। वे बस अपने भाई का बदला लेना चाहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा, अथर्व ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उसकी आवाज़ रात को ढंकने वाली ठंडी धुंध को चीरती हुई निकल रही थी। उसे बस एक हरकत करनी थी। वह उनके सामने आया और अगली बात जो उन्होंने देखी वह ये कि वह पहले से ही जीवन के उन धागों को तोड़ रहा था जो उन्हें उनके शरीर से बांधे हुए थे। दो बड़ी वस्तुओं के किसी ठंडी और कठोर चीज से टकराने की आवाज़ सुनाई दी। टायलर और एलेन जमीन पर गिर पड़े और अपने बड़े भाई की तरह खून थूकने लगे। ये दोनों अंतहीन छाया के हत्यारे से बहुत कमज़ोर थे। अथर्व ने पहले ही बहुत बढ़िया काम किया था, मार्शल आर्ट में प्रगति। उसे अपने आप में मास्टर भी कहा जा सकता था। तो उन्हें क्या लगा कि वे उसे जीवन और मृत्यु की लड़ाई में चुनौती दे सकते हैं और विजेता बनकर उभर सकते हैं। वे भ्रम में थे। वे हताश थे। जब वे दोनों खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़े थे तो उन्हें इस कठोर सत्य का एहसास हुआ। वे उससे नहीं जीत सकते थे। अभी नहीं, कभी नहीं। अथर्व पूरी तरह से अलग लीग में था। उनकी आंखों में जलती हुई तीव्र घृणा की जगह उनके चेहरे पर शुद्ध भय की झलक दिखाई दी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बहुत देर हो चुकी थी। अब वे समझ गए थे कि जिस क्षण से कैसाडो ने अथर्व को मारने का फैसला किया था उसी क्षण से वे बर्बाद हो गए थे। ये शुरू से ही एक हारने वाली लड़ाई थी, एक ऐसी लड़ाई जो उन्हें हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर देगी। मैं महिलाओं को मारना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता, अथर्व ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उसके शब्दों में जहर भरा हुआ था। वह उनकी ओर चला गया और अपनी पीठ पर लोहे का विध्वंसक हथियार निकाला। तुम मेरी कृपाण से मरोगे। ऐसा कहते हुए अथर्व ने अपनी तलवार एलेन की गर्दन पर घुमाई। दोनों वहीं पड़े रहे, डर के मारे निश्चल। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। मौत से डरना इंसानी फितरत है। इसके सामने कुछ लोग मौत का स्वागत एक पुराने दोस्त की तरह करते हैं और शांति से अपनी नियति को स्वीकार कर लेते हैं, जबकि दूसरे सिर्फ डर के मारे कांप उठते हैं। दोनों के लिए दूसरा ही विकल्प था। अथर्व, उन्हें जिंदा रखना। जैसे ही तलवार एलेन की गर्दन काटने वाली थी, थियो अथर्व को रोकने के लिए आया। ब्लेड उसकी त्वचा से सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर था और वह ठंडे पसीने से लथपथ थी। अथर्व, बस हो गया। तुमने उनके बड़े भाई को मार दिया है। तुमने अपनी ताकत साबित कर दी है। अब उन्हें छोड़ दो। मुझे लगता है कि उन्हें पता है कि वे गलत हैं। थियो ने अथर्व से लगभग दया की भीख मांगते हुए कहा। उसे भी बहुत पसीना आ रहा था। थियो के बगल में खड़ी कायला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में नज़र से अथर्व को पता चल गया कि वह थियो से सहमत है। वे मूर्खों के अलावा कुछ नहीं थे। अथर्व, अपनी भलाई के लिए बहुत अज्ञानी। ये सुनकर अथर्व गहरी सोच में डूब गया। कुछ क्षणों के बाद उसने थियो की ओर देखा और बोला, थियो दोस्त, क्या तुमने सुना नहीं कि कैसाडो ने अभी क्या कहा? उन तीनों ने कभी हमें छोड़ने का इरादा नहीं किया। अगर भूमिकाएं बदल दी जाती तो वे हम पर दया नहीं दिखाते। तो हम उन्हें क्यों छोड़ दें? उसकी आंखें थियो की आंखों में गड़ी हुई थीं।
यह इतनी तीव्र नज़र थी कि थियो असहज हो गया, लेकिन वह आदमी अपनी बात पर अड़ा रहा। अथर्व, मुझे पता है, लेकिन जैसा कि कहावत है, किसी की जान बचाना 7 मंजिला शिवालय बनाने से बेहतर है। अब यह आपके हाथ में है। या तो आप 2 लोगों की जान बचा सकते हैं या उन्हें खत्म कर सकते हैं। अगर आप बाद वाला विकल्प चुनते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपके नाम पर और खून के अलावा कुछ नहीं, आपकी आत्मा पर और घाव। उन्हें जाने दो अथर्व, उन्हें जीने दो, थियो ने कहा, उसके शब्दों में ईमानदार, बुद्धिमानी भरी सलाह के अलावा कुछ नहीं था। वह सही है, मास्टर अथर्व, कृपया हमें छोड़ दें। हम जानते हैं कि हमने आपके साथ गलत किया है और दया की भीख मांगना बेशर्मी है, लेकिन अगर आप हमें जाने देते हैं तो हम वादा करते हैं कि हम आपको कभी कोई परेशानी नहीं देंगे। हमारे बाकी जीवन में फिर कभी नहीं। हम आपके काम से दूर रहेंगे। टायलर ने थियो द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाते हुए विनती की। उसे उम्मीद थी कि अथर्व उन्हें एक मौका देगा। क्या ऐसा है? क्या तुम लोगों ने अभी घोषणा नहीं की थी कि तुम मुझे मारने जा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम्हारे इरादे ऐसे हैं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा? अथर्व ने तलवार पर अपना हाथ कसते हुए जवाब दिया। मास्टर अथर्व, हमने सिर्फ इसलिए ऐसा कहा क्योंकि हम नफरत और दुख से अभिभूत थे। हम अपने भाई से बहुत प्यार करते थे और उसे तुम्हारे हाथों मरते देखकर हम पागल हो गए। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जिनकी तुम परवाह करते हो, ऐसे लोग जिन्हें तुम नहीं देखना चाहते कि वे चोटिल हों, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे कि हम इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। हम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारा भाई चला गया है, एलेन ने कांपती आवाज़ में समझाया, उसकी आंखों से आंसू की एक नई लहर गिरने की धमकी दे रही थी। वह स्पष्ट रूप से अथर्व की सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही थी। देखो अथर्व, वे जानते हैं कि उन्होंने गलत किया है। बस उन्हें जाने दो, थियो ने कहा, उसका स्वर पिछली बार की तुलना में ज्यादा सख्त था। लानत है। ठीक है, तुम दोनों बाहर निकलो। मैं सिर्फ थियो की खातिर तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि अगर मैं फिर से अपने आसपास तुम्हारी छाया भी देखूंगा तो ये तुम दोनों का अंत होगा। यह आसानी से खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हें कष्ट पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। अथर्व ने अंततः थियो के अनुरोध को स्वीकार करते हुए झल्लाहट में कहा। उसने अपनी कृपाण वापस ले ली और उन्हें घूर कर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें संदेश बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिल गया है। हम फिर से खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकते। हम फिर से तुम्हारे साथ रास्ता पार करने की हिम्मत नहीं कर सकते। वे दोनों चूहों की तरह वहां से भाग गए। अथर्व ने उनकी पीठ की ओर देखा और तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। अगर यह उसके ऊपर होता तो वह उन दोनों को नहीं छोड़ता, क्योंकि वह इस मार्शल दुनिया में जंगल के कानून को किसी और से ज्यादा जानता था। लेकिन थियो के लिए उसने जो इरादा किया था उसके विपरीत करने का फैसला किया। थियो ने उन लोगों के लिए निवेदन किया, 2 लोगों को इतना कठोर कि वह खुद को उसे मना करने के लिए मजबूर नहीं कर सका। हालांकि वह थियो से बहुत कम समय से परिचित था, अथर्व ने उसकी बहुत सराहना की। उसने ये भी सोचा कि यह थियो को मार्शल दुनिया में जंगल के नियम सिखाने का एक तरीका होगा। कभी कभी लोगों को कठिन तरीके से सीखना पड़ता है। अथर्व जानता था कि उन 2 दुश्मनों को मुक्त करना उन्हें तभी परेशान करेगा जब वे इसकी कम से कम उम्मीद करेंगे। निश्चित रूप से वे मदद की तलाश करेंगे और फिर से वापस आएंगे, अधिक तैयार, संभवतः अधिक मजबूत। वह चाहता था कि थियो समझे कि इस दुनिया में दुश्मनों को जाने देने के गंभीर परिणाम होते हैं। वह केवल यह आशा करता था कि जब समय आएगा तो थियो इससे निपटने में सक्षम होगा। इस बार जो हुआ वह थियो के दयालु पक्ष के साथ दृढ़ता से प्रतिध्वनित हो सकता है, लेकिन यह उसके लिए अपने दुश्मनों के मामले में समझदार और अधिक निर्णायक बनने के लिए एक कदम बन जाएगा। अथर्व, बहुत बहुत धन्यवाद। थियो को राहत मिली और थोड़ा खुश हुआ जब अथर्व ने उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। यह कोई बड़ी बात नहीं है थियो, आखिरकार हम दोस्त हैं। अथर्व ने दिल खोलकर हंसा। थियो के चेहरे पर भाव संक्रामक थे और वह थोड़ा आराम भी महसूस करने लगा था। उसकी मांसपेशियों में तनाव कम हो गया था। क्या तुम सच में रक्तशोधन की केवल 5वीं कक्षा में हो? कायला ने पूछा, उसके पास जाकर उसे उम्मीद भरी निगाहों से देखा। पहली बार कायला की खूबसूरत आंखों में अथर्व के लिए प्रशंसा की चमक थी। रक्तशोधन की केवल 5वीं कक्षा की शक्ति के साथ अथर्व ने बिना पसीना बहाए 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले टायलर को हरा दिया। इससे केवल ये साबित हुआ कि अथर्व मार्शल आर्ट में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसकी ताकत उसके विरोधियों के लिए अतुलनीय थी। वे आश्चर्यचकित थे कि उसकी अधिकतम क्षमता क्या है। उसकी क्षमताओं और कौशल के कारण महिलाएं अक्सर उसे आकर्षक पाती थीं। अथर्व इस तथ्य से अनजान नहीं था, लेकिन उसने इसे अपने सिर पर हावी भी नहीं होने दिया। हालांकि उसे अपनी ओर आकर्षित होने में थोड़ी खुशी हुई, खासकर इसलिए क्योंकि यह उस तरह का ध्यान नहीं था जो उसे चोट पहुंचाना चाहता था। कभी कभी ये ताज़ी हवा की सांस की तरह होता था। मुझे लगता है कि ऐसा ही है। मैं कभी कभी यह भी भूल जाता हूं कि मेरा असली क्षेत्र क्या है, क्योंकि मैं इन दिनों कास्टिंग मशीन पर इतने लंबे समय से काम कर रहा हूं। अथर्व ने गर्व के साथ उत्तर दिया।
अगर कोई अजनबी उसे सुनता तो उसे लगता कि वह एक तरह का आत्ममुग्ध व्यक्ति है, लेकिन वह ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह बस एक ऐसा व्यक्ति था जो अच्छी तरह जानता था कि वह किसमें अच्छा है और उसे दिखाने से डरता नहीं था। हन्फ, क्या आत्ममुग्ध है? कायला ने अथर्व के चेहरे पर कराहते हुए कहा। उसके लिए उसकी प्रशंसा उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी आई थी। फिर उसने अथर्व को अनदेखा कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह शेखी बघारें। अथर्व, तुमने उस लड़ाई के लिए 2 कक्षाएं छोड़ दी, फिर भी तुम आसानी से जीत गए। जहां तक मुझे पता है, तुम्हारे जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति केवल हेवन वुडलैंड में उन शक्तिशाली ताकतों और परिवारों के बीच ही मौजूद था। थियो ने भी कहा। वह अथर्व के चेहरे पर खुशी से झूमने की तरह परेशान नहीं था। उसके लिए किसी की प्रतिभा को स्वीकार करना और उन्हें खुद के बारे में अच्छा महसूस कराने में कुछ भी गलत नहीं था। हेवन वुडलैंड, मैंने सुना है कि यह जंगलीपन के दायरे में महान शक्ति वाले परिवारों के लिए एक सभा स्थल हुआ करता था। मैं वास्तव में इसे देखना चाहता हूँ। काश मुझे ऐसा करने का मौका मिलता, अथर्व ने कहा, उस जगह के बारे में बहुत प्यार से सोचते हुए, भले ही वह वास्तव में अभी तक वहां नहीं गया हो। वे पौराणिक स्थान के बारे में और बात करते, लेकिन उनका ध्यान दूर से विशालकाय अग्नि उल्कापिंड की ओर चला गया। उन्होंने पहले अपनी आंखों से उसका पीछा किया, फिर स्थिर गति से उसके पास पहुंचे। देखो, यह विशालकाय अग्नि उल्कापिंड है। मुझे उम्मीद है कि अग्निसार हमें निराश नहीं करेगा, थियो ने उल्कापिंड के ऊपर सावधानी से हाथ रखते हुए कहा। उसने अथर्व और कायला की ओर देखा, जो उनके भी ऐसा ही करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने भी ऐसा ही किया, चट्टान की सतह को छूते हुए। जल्द ही उन तीनों ने अग्नि उल्कापिंड को असमान टुकड़ों में तोड़ दिया, और इसके अंदर वही अग्निसार था जिसकी उन्हें तलाश थी। ये निराश नहीं किया। उनके सामने अग्नि उल्कापिंड का अग्निसार लगभग आधा 100 मीटर आकार का था। उन तीनों के पास पहले जितने भी अग्निसार थे उनसे बड़ा। ये बस राजसी था और वे विस्मय में घूरने से खुद को रोक नहीं पाए। इतने बड़े अग्निसार के साथ मुझे विश्वास है कि हमारी साधना उसी के अनुसार आगे बढ़ेगी, थियो ने उत्साह में उछलते हुए कहा। यह स्पष्ट था कि वह खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह उतना कारगर नहीं हो रहा था। हर कोई बता सकता था कि वह कितना उत्साहित था। क्या हम यहाँ अग्नि तत्व को परिष्कृत करने जा रहे हैं? कायला ने पूछा। यह सुनिश्चित नहीं था कि यह एक उपयुक्त स्थान है या नहीं। भूमि के उस पार पृथ्वी अग्नि स्थान का गहरा केंद्र होगा। हमें कुछ अप्रत्याशित होने की स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। मेरा कहना है कि हमें जितनी जल्दी हो सके अग्नि तत्व को परिष्कृत करना चाहिए। अथर्व ने उत्तर दिया। उसका दिमाग संभावित परिदृश्यों से घूम रहा था। वह कम से कम 5 कदम आगे जाना चाहता था। इसके अलावा कुल्हाड़ी को तेज करने से जलाऊ लकड़ी काटने में बाधा नहीं आएगी। जब तक हम अपनी ताकत बढ़ाते हैं और अपनी सुरक्षा का निर्माण करते हैं, तब तक हमारे पास अधिक संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका होगा। तुम सही हो, अथर्व, थियो ने सिर हिलाकर सहमति जताई। कायला, हमारे क्षेत्र का ग्रेड काफ़ी कम है, इसलिए हमें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए रिक की सलाह का पालन करना चाहिए। यह एकमात्र तरीका है जिससे हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम खेल में शीर्ष पर हैं। ठीक है, मैं समझ गया, थियो। ये तय होने के बाद उन तीनों ने तुरंत विशाल अग्निसार को विभाजित किया और प्रशिक्षण के लिए दूरस्थ स्थानों की तलाश की। उन्होंने घाटी में एक गुप्त सुरंग बनाई और अग्निसार को परिष्कृत करने के लिए एक उपवन में प्रवेश किया। इसमें बहुत मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होगी, लेकिन वे टिके रहेंगे। ये सब इसके लायक होगा। अध्याय 142 झुलसती ड्रैगन घाटी धुआं और लपटे मंडराते पहाड़ों पर उठी, पेड़ों और जंगली जानवरों को घने बादल में समाहित कर लिया। जंगल में जल्द ही आग लग गई। जंगली जानवरों की दहाड़ आसमान से गूंज रही थी। पहाड़ के एक सुदूर कोने में 3 नई खोदी गई गुफाएं छिपी हुई थीं। अपनी अपनी गुफाओं में कमल की मुद्रा में बैठे अथर्व और उसके 2 साथी पहले से ही अग्नि तत्व को परिष्कृत करने की अवस्था में थे। हालांकि अग्नि तत्व उनके बीच समान रूप से विभाजित किया गया था, लेकिन उनमें से प्रत्येक के पास इसकी पर्याप्त मात्रा थी। फ्लेम जोन की मदद से अथर्व कुशलता से अग्नि तत्व को परिष्कृत कर रहा था। शक्तिशाली भक्षण कौशल की अतिरिक्त शक्ति के साथ अथर्व ने 6 घंटे से भी कम समय में अपने सभी अग्नि तत्व को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया। बेशक अथर्व की सफलता में एक और महत्वपूर्ण कारक भी था। यह अग्नि तत्व था, पृथ्वी पर सबसे शुद्ध ऊर्जा, जिसमें लगभग कोई अशुद्धियां नहीं थीं। इसने उसे शुद्ध करने के मामले में किए जाने वाले प्रयास को बहुत कम कर दिया। अग्नि तत्व के सफल शोधन के बाद अथर्व ने अंततः रक्त शोधन की 6ठी कक्षा तक पहुंचने का अपना लक्ष्य पूरा किया। कास्टिंग गिल्ड में 1 महीने से ज्यादा समय तक रहने के दौरान अथर्व पहले ही रक्त शोधन की 5वीं कक्षा के शिखर पर पहुंच चुका था। अन्यथा वह आइस केज फिंगर्स की सहायता के बावजूद कासाडो को इतनी कुशलता से नहीं मार पाता। अब अग्निसार की ऊर्जा की बदौलत अथर्व न केवल रक्त शोधन की 6ठी कक्षा तक पहुंच गया था, बल्कि उसने थोड़े समय में ही इसे समेकित और मजबूत भी कर लिया था। ये शुद्ध ऊर्जा असाधारण है।
पृथ्वी अग्निस्थान अपने शक्तिशाली अग्निसार और गुप्त शक्ति के कारण प्रकृति वास्तव में काफी असाधारण है, अथर्व ने खुद से सोचा। उसके अंदर भावनाओं की लहर उठ रही थी। इसके अलावा रक्त शोधन की छठी कक्षा में पहुंचने के बाद पुनः प्राप्त आध्यात्मिक मेरिडियन के अंदर फ्लेम जोन में एक बार फिर से बदलाव आया था। ऐसा लग रहा था कि मूल रूप से असीम फ्लेम जोन एक बार फिर से फैल गया था। नरकीय शक्ति और भी अधिक तीव्र हो गई थी। लाल रंग के रून विशेष रूप से अधिक चमकदार हो गए थे। ऐसा लगता है कि जब तक मैं अपनी साधना को बढ़ाता रहूंगा, मेरी पुनः प्राप्त आध्यात्मिक मेरिडियन स्वाभाविक रूप से प्रकट होगी। लेकिन मुझे नहीं पता कि फ्लेम जोन के अंदर सर्वोच्च कौशल कब प्रकट होंगे, अथर्व ने खुद से कहा। इसके साथ अथर्व गुफा से बाहर चला गया। वह कायला और थियो पर पहरा देना चाहता था, जो अभी भी शोधन कर रहे थे। नोबलबन कुछ समय बाद उसे आखिरकार भूख लगी और इसलिए उसने अपने स्टोरेज बैग से कुछ जानवरों का मांस निकाला और उसे भूनना शुरू कर दिया। कायला और थियो 1.5 दिन से शोधन कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने काम पूरा कर लिया। जैसे ही वे होश में आए, भुने हुए मांस की खुशबूदार गंध उनके नथुनों में समा गई। वे जल्दी से अपनी गुफाओं से बाहर निकले और दावत खाने लगे। मांस इतना स्वादिष्ट था कि कायला अपनी मर्यादा का ध्यान रखने के बजाय उसे खाने में इतनी व्यस्त थी। अथर्व, तुम मांस भूनने में बहुत अच्छे हो। तुम कास्टिंग सिटी में एक रेस्तरां खोल सकते हो और तुम्हारा व्यवसाय फल फूल जाएगा, थियो ने ठहाके लगाते हुए कहा। हाँ थियो, अगर ऐसा है तो हमें हथियार बनाने की जरूरत नहीं है। रेस्तरां से होने वाली आय से हम नीलामी में स्वर्ग और पृथ्वी से कोई भी खजाना और खेती की विधि खरीद सकते हैं, अथर्व ने मजाक में जवाब दिया। वे बातचीत और मजाक करते हुए आखिरकार आराम करने और तनाव मुक्त होने की भावना का आनंद ले रहे थे। अपने शोधन की प्रक्रिया में कायला और थियो दोनों को कुछ सफलता मिली। कायला रक्त शोधन की 7वीं कक्षा में पहुंच गई थी और थियो 8वीं कक्षा में। एक हद तक वे खतरनाक पृथ्वी अग्निस्थान में खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम होंगे। थोड़े आराम के बाद वे पृथ्वी अग्निस्थान की गहराई में अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार थे और अवसरों की तलाश शुरू कर दी। ये वह क्षण था जब थियो ने अपनी छाती की जेब से एक जेड टैबलेट निकाला। ये गहरे मैरून रंग का था और रोशनी में चमक रहा था। थियो, क्या ये संपर्क जेड टैबलेट है? कायला ने पूछा। हाँ, यह मेरे कबीले का संपर्क जेड टैबलेट है। मेरे कबीले के 2 शिष्यों को पृथ्वी अग्निस्थान में भेजा गया था, थियो ने समझाया। अगर वे हमारी गुफाओं के 1000 मीटर के भीतर आते हैं तो यह संपर्क जेड टैबलेट चमक उठेगा। ठीक है, उस स्थिति में चलो यहाँ उनका इंतजार करते हैं। अगर वे केवल 1000 मीटर की दूरी पर हैं तो मुझे यकीन है कि वे लगभग कुछ ही समय में हमारे पास आ जाएंगे, अथर्व ने कहा। जल्द ही 2 आकृतियां दिखाई दी जो उनकी ओर चल रही थीं। दोनों युवक नाजुक और मिलनसार लग रहे थे। अथर्व को लगा कि वे थियो की तरह ही नाजुक और स्त्रीवत पैदा हुए थे। वे वास्तव में एक ही कबीले से आए हैं, अथर्व ने खुद से सोचा। सच में इन दोनों युवकों की आंतरिक शक्ति काफी मजबूत थी। अथर्व को एहसास हो गया था कि वे संभवतः रक्त शोधन की 8वीं कक्षा तक पहुंच चुके थे और 8वीं कक्षा के शीर्ष स्तर के करीब थे। कायला, अथर्व, ये पोम्पेयो और एडेन हैं। वे हमारे कबीले के युवा शिष्यों के बीच 2 प्रतिभाशाली लोगों के रूप में जाने जाते हैं, थियो ने गर्व से कहा। उन्हें कायला और अथर्व से और इसके विपरीत गर्मजोशी से परिचय कराया। हालांकि उन्होंने अधीरता से जवाब दिया। थियो, हम जानते हैं कि वे कौन हैं। ये कायला है, हम उसे पहले से ही जानते हैं। और निश्चित रूप से यह अथर्व है, जिसने उसके बारे में नहीं सुना है। सदी में एक बार होने वाला कास्टिंग जीनियस। हाँ, मैं काफी बदनाम हो रहा हूँ, है न? अथर्व ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। ये सही है। स्कॉचिंग ड्रैगन वैली के रास्ते में हमने आपके बारे में अफवाहें सुनी हैं। ठीक है, अधिक सटीक रूप से कहें तो यह आपके मैनुअल के बारे में अफवाहें हैं। आप जानते हैं अथर्व, आपको इसके साथ कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। ये सुनकर अथर्व निराश हो गया। हंफ, आप एक आत्ममुग्ध व्यक्ति हैं, लेकिन आप अपनी आत्ममुग्ध जीवन शैली को जारी नहीं रख सकते। यदि वे हत्यारे आपको मारने के लिए कुछ समय आवंटित करते हैं और आपसे मैनुअल छीन लेते हैं तो आप क्या करेंगे? कायला ने चेतावनी देते हुए कहा। हंफ, मैं असली जवाबी उपाय करूंगा, अथर्व ने दृढ़ता से कहा। अच्छा, तुम अब मेरे पास क्यों आए? तुम इतनी देर से क्यों आए? थियो ने विषय को बदलते हुए पूछा। थियो, चलो हम तुम्हें पूरी कहानी बताते हैं। जब हमें पहली बार यहाँ भेजा गया था तो हम पृथ्वी अग्निस्थान की गहराई में गए थे, पोम्पेयो ने कहा। पृथ्वी अग्निस्थान की गहराई में? तुम वहाँ से क्यों चले गए? तुम जहाँ थे वहीं क्यों नहीं रुके और हमारा इंतजार क्यों नहीं किया? थियो ने काफी उलझन में पूछा। थियो, हमने स्कॉचिंग ड्रैगन वैली की खोज की है, एडेन ने कहा। उसकी आंखें चमक उठीं। हमने कुछ समय तक पहले से तय जगह पर आपका इंतजार किया, लेकिन वहाँ ज्यादा कुछ करने को नहीं था, इसलिए हम वहाँ से चले गए। हम आपका पता लगाने आए हैं ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। क्या आपने स्कॉचिंग ड्रैगन वैली की खोज की है? कायला ने पूरी तरह से चौंक कर कहा।
जबकि थियो स्तब्ध होकर चुप हो गया। हाँ कायला, स्कॉचिंग ड्रैगन वैली। अन्यथा हम पृथ्वी अग्नि स्थान से बाहर नहीं निकलते अगर हमने वह खोज नहीं की होती। मुझे स्कॉचिंग ड्रैगन वैली के बारे में बताओ, अथर्व ने कहा। वह उनके चेहरों पर आश्चर्य के भावों को समझने के लिए पर्याप्त नहीं जानता था। अथर्व, क्या आपने कभी खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर मौजूद प्राणी के बारे में सुना है? पोम्पेयो ने पूछा। ये किसी किंवदंती में महान ड्रैगन होना चाहिए। अथर्व ने निश्चितता के साथ उत्तर दिया, स्कॉचिंग ड्रैगन वैली को महान ड्रैगन के साथ जोड़ते हुए। हाँ, यह महान ड्रैगन होना चाहिए, पोम्पेयो ने कहा। अग्नि ड्रैगन, जो महान ड्रैगन प्रजाति से संबंधित है, हजारों वर्षों के विकास के बाद अग्नि ड्रैगन का खून पूरी तरह से स्कॉचिंग ड्रैगन घाटी की मिट्टी में समा गया है और ऐसी जगहों को अब स्कॉचिंग ड्रैगन घाटी कहा जाता है। अग्नि ड्रैगन के रक्त ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और साथ ही इसकी वर्तमान स्थितियों में भी। अथर्व ने जब ये सुना तो वह चौंक गया। ये वास्तव में कितनी अद्भुत खोज थी। अध्याय 143 महान ड्रैगन को एक साथ एकजुट करें। महान ड्रैगन एक शक्तिशाली प्राणी था जो समय की शुरुआत से पृथ्वी पर घूमता था। लोगों का मानना था कि ये दुनिया के हर जानवर का पूर्वज है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये गायब हो गया और सदियों तक छिपा रहा। किंवदंतियों में कहा गया है कि इसके खून की एक बूंद में असीमित ऊर्जा होती है जो इसे पृथ्वी पर चलने वाला सबसे शक्तिशाली जीवित प्राणी बनाती है। ग्रेट ड्रैगन के बारे में कहा जाता है कि वह खुद स्कॉचिंग ड्रैगन घाटी के अंदर आराम करता है और जो कोई भी घाटी के महान गहन रहस्य को समझ लेगा वह ग्रेट ड्रैगन का खून पाने का हकदार होगा। इस ज्ञान के साथ रक्तशोधन योद्धाओं के लिए घाटी में जाने की इच्छा को अनदेखा करना बहुत कठिन था। देखो, अगर मेरा ज्ञान मुझे सही बताता है तो वह स्थान स्कॉचिंग ड्रैगन घाटी है जो ग्रेट ड्रैगन का घर है। ये हमारे लिए अवसर की एक मूल्यवान खिड़की साबित हो सकता है, अथर्व ने कहा। तुम सही हो अथर्व, अगर हम महान ड्रैगन का खून प्राप्त कर सकते हैं तो हम आसानी से पृथ्वी अग्नि स्थान के आसपास अपने साहसिक कार्य को पूरा कर सकते हैं। हमें अभी इसकी तलाश करनी चाहिए, पोम्पेयो ने उत्साह से कहा। रुको मेरे दोस्तों, हमें भूलना नहीं चाहिए, हम अकेले ही उस अवशेष की खोज नहीं कर रहे हैं, एडेन ने याद दिलाया। क्या कोई जानता है कि वे वास्तव में कौन हैं? थियो ने उत्सुकता से पूछा। वे लोग जिन कबीले से थे। 3 दिन पहले मैंने उन्हें यहाँ स्कॉचिंग ड्रैगन घाटी में मार्गदर्शन करने और ड्रैगन के खून की खोज में उनकी मदद करने का वादा किया था। मैं पहले इस विचार के खिलाफ था, लेकिन उस समय मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि दूसरे लोग इस जगह के बारे में पता लगाएं, एडेन ने समझाया। क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? अथर्व ने पूछा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरा परिवार उनके परिवार के बहुत करीब नहीं था, थियो ने जवाब दिया। हमें अपने मौके का फ़ायदा उठाना होगा। अगर हम अकेले घाटी में जाते हैं तो ये बहुत लापरवाही होगी। हमें सभी को एक साथ जाना चाहिए, लेकिन हमें हर समय सतर्क रहना होगा, अथर्व ने जवाब दिया। सभी सहमत थे। कुछ ही क्षणों के बाद वे स्कॉचिंग ड्रैगन घाटी की ओर बढ़ रहे थे। एडेन और पोम्पेयो ने नेतृत्व किया। ड्रैगन के खून की खोज करना आसान काम नहीं था, हालांकि हमारे योद्धा अपने मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प और जोश से भरे हुए थे। समूह लगभग आधे दिन की यात्रा के बाद आखिरकार अर्थ फायर प्लेस की गहराई में पहुंच गया। वे घाटी के एक कदम और करीब पहुंच गए थे। उनके ज्ञान के अनुसार स्कॉचिंग ड्रैगन वैली एक छोटा पहाड़ था जो धधकती आग से ढका हुआ था और हर कोने पर लावा की झीलों से घिरा हुआ था। यह अर्थ फायर प्लेस के आसपास स्थित अधिकांश पहाड़ों के लिए सच था। हालांकि स्कॉचिंग ड्रैगन वैली की लपटें आसपास के अन्य पहाड़ों की तुलना में अधिक जंगली और खतरनाक थीं। यात्रियों के लिए ये जो खतरा और जोखिम लेकर आया वही इसे किसी भी अन्य से अलग बनाता है। घाटी के खतरों से खुद को बचाने के लिए यात्रियों को अतिरिक्त आध्यात्मिक ऊर्जा से लैस होना पड़ता था। पोम्पेयो ये जानते थे, हमें घाटी के अविश्वसनीय रूप से उच्च तापमान से सावधान रहना चाहिए। हमें इसके कठोर वातावरण से खुद को बचाने के लिए अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना होगा। हालांकि इससे हमारी ताकत कम हो सकती है, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमें वहां अधिक सावधान रहना चाहिए, उन्होंने समूह को याद दिलाया। हालांकि एक अपवाद था। अथर्व की पुनः प्राप्त आध्यात्मिक मध्याह्न रेखा के अंदर का ज्वाला क्षेत्र घाटी के पास पहुंचते ही तुरंत प्रखर हो गया, जिससे पता चला कि स्कॉचिंग ड्रैगन घाटी के अंदर कुछ ऐसा था जिसकी उसे बेसब्री से तलाश थी। इस जगह ने मेरे ज्वाला क्षेत्र को काफी हद तक सक्रिय कर दिया। ऐसा लगता है कि यह काफी जटिल और अद्भुत भूमि है, अथर्व ने सोचा। पहाड़ के बीच में केवल एक ही प्रवेश द्वार था। यह एक दहाड़ते हुए ड्रैगन के मुंह के आकार की घाटी थी। ये स्कॉचिंग ड्रैगन घाटी का एकमात्र प्रवेश द्वार है। साथ ही घाटी इतनी बड़ी नहीं है। उस क्षेत्र में संभवतः एक नवजात ड्रैगन रहता था। पोम्पेयो ने प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। आगे बढ़ने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि एक भयंकर जानवर ड्रैगन के खून की रखवाली कर सकता है। लोग इसे सांसारिक अग्नि ड्रैगन कहते हैं। ये बहुत खतरनाक और बर्बर जानवर है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, उन्होंने कहा।
पृथ्वी अग्नि ड्रैगन, अथर्व ने खुद से बड़बड़ाया। कुछ मिनट बीतने के बाद वे आखिरकार स्कॉचिंग ड्रैगन घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। नोवेल बिन, मुझे आश्चर्य है कि जिन कहाँ हैं, कायला ने कहा। वे अपने कबीले में अन्य शिष्यों को इकट्ठा करने के लिए जा रहे होंगे। मुझे यकीन है कि वे जल्द ही पहुंच जाएंगे। आखिरकार वे इस जगह के रहस्यों को जानने के लिए उतने ही उत्सुक हैं जितने हम हैं, पोम्पेयो ने आश्वस्त किया। समूह सहमत हो गया और उसने जिन कबीले के शिष्यों की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। क्षितिज के पार 4 लोग समूह की ओर चलते हुए दिखाई दिए। पोम्पेयो ने उनके करीब आते ही उनके पहनावे का तुरंत पता लगा लिया। उसने स्वीकार किया कि घाटी के अंदर उनका रोमांच शुरू होने वाला था। दूसरी ओर अथर्व ने तुरंत देखा कि वे 8वीं कक्षा के रक्तशोधन योद्धा थे। उसने समूह के नेता को भी 8वीं कक्षा के शिखर पर पहुंचने वाले योद्धा के रूप में पहचाना। वह अपने फ्लेम जोन की वजह से अपनी बोधगम्य क्षमताओं को बढ़ाने के कारण दूर से भी जल्दी से ऐसा करने में सक्षम था। दोनों पक्षों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे से अपना परिचय दिया। जिन कबीले का नेता काल नाम का एक शिष्य था। जिन कबीले के अन्य शिष्यों ने थियो और कायला को तुरंत पहचान लिया क्योंकि वे दोनों अन्य शिष्यों द्वारा कास्टिंग में प्रतिभाशाली के रूप में प्रसिद्ध थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उन्होंने उनके बारे में पहले भी सुना था। उन्होंने अथर्व को उसकी कच्ची कास्टिंग क्षमताओं के लिए भी पहचाना। हालांकि जो चीज़ उसे समूह के बाकी लोगों से अलग करती थी वह थी कैस मैनुअल का उसका स्वामित्व, एक ऐसी कलाकृति जिसे अधिकांश कास्टिंग मास्टर केवल प्राप्त करने का सपना देख सकते हैं। अथर्व को इन 4 शिष्यों में ज्यादा दुश्मनी या लालच का एहसास नहीं हुआ। शायद उन्होंने अपनी इच्छाओं को अच्छी तरह से छुपाया था, लेकिन अथर्व को यह मानना ज्यादा पसंद था कि वे शुरू से ही किसी बुरे इरादे से नहीं आए थे। अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद दोनों समूहों ने सेना में शामिल होने और ड्रैगन के खून की खोज जारी रखने का फैसला किया था। एक के बाद एक वे सावधानी से स्कॉचिंग ड्रैगन घाटी के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। उन्होंने जो भी कदम उठाया वह सावधानी से सोचा समझा था ताकि ऐसी गलतियां न हो जो उनकी जान ले सकती थीं। वे स्कॉचिंग ड्रैगन घाटी के अंदर अपनी यात्रा जारी रखते हुए आग के मैदान, आग के जंगल और आग में डूबी हुई ऊंची पहाड़ियों से गुजरे। प्रत्येक समूह ने स्कॉचिंग ड्रैगन घाटी और उसके अंदर पाए जाने वाले तत्वों के बारे में एक दूसरे को जानकारी साझा की। उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक सांसारिक अग्नि ड्रैगन था। इसलिए उन्होंने तय किया कि इसे हराने का तरीका खोजना उनका मुख्य ध्यान होना चाहिए। उनके साझा ज्ञान के आधार पर सांसारिक अग्नि ड्रैगन को एक विशाल सौरियन जैसा प्राणी बताया गया जो ज्यादातर समय भूमिगत रहता था। हालांकि जब वे जानवर को हराने की योजना बना रहे थे तो अचानक जमीन हिलने लगी और उनके चारों ओर जोरदार शोर सुनाई देने लगा। समूह को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनसे कुछ ही फीट की दूरी पर ज्वालामुखी गुंबद के नीचे एक बड़ी भूमिगत गुफा थी। इससे पहले कि वे जवाब दे पाते दर्जनों सांसारिक अग्नि ड्रैगन एक एक करके गुंबद से बाहर निकलने लगे। जानवरों ने तुरंत समूह को भांप लिया और उन्हें घुसपैठिया मान लिया। सांसारिक अग्नि ड्रैगन की शारीरिक संरचना आग की लपटों में लिपटी एक विशालकाय छिपकली की तरह थी। इसका सिर एक ड्रैगन का था जिसके दांत चाकू की तरह तीखे थे। समूह के पास इन राक्षसों का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने जल्दी से ड्रैगन को हराने की एक योजना बनाई। मैंने 30 ड्रैगन गिने हैं। हमें अलग हो जाना चाहिए और जितने हो सके उतने को खत्म कर देना चाहिए। जल्दी करो, काल चिल्लाया। वे सभी जानते थे कि अगर वे अलग हो गए तो वे बहुत अधिक जमीन को कवर करेंगे। सभी सहमत हुए और ड्रैगन की देखभाल करने के लिए अलग होने का फैसला किया। हर किसी ने एक एक करके सांसारिक अग्नि ड्रैगन का सामना करते हुए एक दूसरे का ख्याल रखा। इन ड्रैगन में रक्त शोधन योद्धाओं की 7वीं श्रेणी की ताकत है। अथर्व ने कहा, हमें अपनी ऊर्जा का उपयोग करने में कुशल होना चाहिए। हमें खुद को गर्मी से बचाना चाहिए वरना हम बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, समझ गया अथर्व। थियो ने सिर हिलाया, हम इसका ध्यान रखेंगे। इस बीच आपको अपनी ताकत बचाकर रखनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, थियो, कायला, पोम्पेयो और एडेन सभी जानते थे कि अथर्व समूह की ताकत का प्राथमिक स्रोत था। हालांकि उन्होंने ये भी पहचान लिया कि अथर्व केवल रक्त शुद्धि की 6ठी कक्षा में एक योद्धा था और उन्होंने पहले उसकी रक्षा करने का फैसला किया क्योंकि उन्हें उसकी क्षमताओं के बारे में कुछ संदेह था। ठीक है थियो, मुझे तुम सब पर भरोसा है, अथर्व ने झिझकते हुए कहा। वह उन परिस्थितियों में थियो के आदेश का विरोध नहीं करना चाहता था। उन सभी को बाकी की यात्रा के लिए अपनी ऊर्जा बचाकर रखनी थी। अथर्व को यह भी पता था कि उसे अपना समय बिताना होगा और अपनी क्षमताओं को छिपाना होगा, तभी वह जिन कबीले के 4 शिष्यों पर पूरी तरह से भरोसा कर पाएगा। कुछ ही क्षणों बाद समूह ने पहले ही लगभग 20 पृथ्वी के अग्नि ड्रैगन को खत्म कर दिया था। थियो, पोम्पेयो और एडेन की संयुक्त शक्ति ने आधे ड्रैगन को जल्दी से मार गिराया। उन्होंने किसी तरह की संयुक्त साधना पद्धति का इस्तेमाल किया जिससे उन्हें एक साथ अधिक प्रभावी ढंग से लड़ने में मदद मिली। दूसरी ओर जिन कबीले के शिष्यों ने बाकी पृथ्वी के अग्नि ड्रैगन को भी तेजी से खदेड़ दिया।
सभी ड्रैगन को हराने के बाद दोनों समूह एक बार फिर एकजुट हो गए। अपनी खोज जारी रखने से पहले अथर्व ने भविष्य के उद्देश्यों के लिए कुछ ड्रैगन की लाशें अपने स्टोरेज बैग में रख लीं। अध्याय 144 महान अवसर। अथर्व, ये बहुत बढ़िया है कि आपके पास उस स्टोरेज बैग जैसी उपयोगी वस्तुएं हैं। मैं वास्तव में कास्टिंग गिल्ड के एक उत्कृष्ट शिष्य होने के लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ। काल ने प्रशंसा के साथ कहा, ये देखकर कि अथर्व ने स्टोरेज बैग निकाला। आमतौर पर केवल बोन रीइंफोर्समेंट के धनी और मजबूत योद्धा ही इसका उपयोग करने में सक्षम थे। ठीक है, ये थियो से है। मैं भी इसे पाकर बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ, अथर्व ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसका इरादा कुछ संकेत छोड़ने का था कि थियो के पास भी एक है। वह जिन कबीले के सदस्यों के हाव भाव देखकर उनके असली इरादों का पता लगाना चाहता था। हालांकि अथर्व की योजना सफल नहीं हुई। जिन कबीले के 4 सदस्यों ने बिना किसी अन्य भाव के बस उसके स्टोरेज बैग को प्रशंसा से देखा। अथर्व को अब ये पता नहीं था कि क्या वास्तव में उनके कोई बुरे इरादे नहीं थे या वे बस ऐसा करने का दिखावा कर रहे थे। कास्टिंग गिल्ड का शिष्य होना बहुत बढ़िया है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं वाकई एक आध्यात्मिक मेरिडियन रखना चाहता हूं जो हथियार डाल सके। काल ने अपना ध्यान वापस गुफा की ओर मोड़ने से पहले कहा। अच्छा, सब लोग, ये संभावना है कि हम गुफा के अंदर कुछ ऐसी चीजें पा सके जो हमें चाहिए। इसमें प्रवेश करने से पहले हमें वितरण की शर्तों पर एक समझौते पर पहुंचना चाहिए। काल ने गंभीरता से कहा। अच्छा, मुझे लगता है कि इसे खोजने वाले को रखना चाहिए। लेकिन अगर हम एक साथ कोई खजाना खोजते हैं तो हम अपनी क्षमताओं से इसके लिए लड़ सकते हैं, अथर्व ने सुझाव दिया। हाँ, अथर्व, आपका विचार बहुत बढ़िया लगता है, इसलिए हम आपके सुझाव के अनुसार काम कर सकते हैं, काल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब वे सभी एक एक करके गुफा में आगे बढ़े। गुफा के अंदर और भी अधिक सूखा और गर्म था, इसलिए उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा कवच को फिर से मजबूत करना पड़ा। अंदर जाने के बाद वे इसकी संरचना निर्धारित करने में सक्षम थे। बहुत सारी लावा नदियां यहाँ वहां से होकर गुजर रही थीं, जो जमीन को काट रही थीं। गुफा 10,000 साल पहले या उससे भी पहले बनी स्टेलेक्टाइट ग्रोटो जैसी लग रही थी। लेकिन स्टेलेक्टाइट ग्रोटो से इसका अंतर यह था कि स्टेलेक्टाइट्स के बजाय गुफा के अंदर लावा था। सौभाग्य से यहाँ लावा केवल पृथ्वी की सतह से बह रहा था, जिसका मतलब था कि यहाँ जमीन में गहरे मैग्मा की तुलना में ठंडा तापमान था। जब तक वे आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करते हैं, वे लंबे समय तक गुफा में रह सकते हैं। देखो, यह अग्नि तत्व है, जिन कबीले के शिष्यों में से एक ने उत्साह में चिल्लाया। उन्होंने लावा नदियों में कुछ अग्नि तत्व बहते हुए देखा, जो मानव के सिर जितना बड़ा लग रहा था। यह अवसर है, ये बहुत रोमांचक है। अथर्व अग्नि तत्व को देखकर खुद को रोक नहीं पाया और कहा। वह भी प्रसन्न था, भले ही वह खुद को एक अनुभवी, कठोर योद्धा के रूप में सोचना पसंद करता हो। वे पहले भी अग्नि तत्व की शुद्ध ऊर्जा को देख चुके थे और महसूस कर चुके थे। अब जब उन्हें ये फिर से मिल गया तो वे बहुत रोमांचित थे। इसके अलावा इस बार अग्नि तत्व आसानी से प्राप्त होने वाला लग रहा था। ये गुफा में उनकी खोज की शुरुआत थी। उन्हें नहीं पता था कि जब वे और गहराई में जाएंगे तो उन्हें और क्या मिलेगा और क्या प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। फिर उन्होंने उत्सुकता से अग्नि तत्व को अवशोषित करना शुरू कर दिया, जितना संभव हो सके उतना प्राप्त करने की कोशिश की। जल्दी ही वे पूरी तरह से संतुष्ट हो गए, उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव चमक रहे थे। वे अब आगे बढ़ते रहे। काफी देर तक चलने के बाद वे कई लाल 5 पत्ती वाले पौधों के पास आए। दूर से भी वे महसूस कर सकते थे कि लाल 5 पत्ती वाले पौधों में अग्नि ऊर्जा थी, जो अग्नि तत्व की ऊर्जा से अधिक शुद्ध, अधिक शक्तिशाली और अधिक जबरदस्त थी। ये ड्रैगन घास है। ये स्वर्ग और पृथ्वी से एक उन्नत खजाना है जो लगभग राजा स्तर तक पहुंचता है, थियो ने उत्साह से कहा। ये स्पष्ट था कि वह पौधे से परिचित था। ड्रैगन घास में न केवल उच्च श्रेणी की अग्नि ऊर्जा होती है, बल्कि ड्रैगन रक्तसार का एक संकेत भी होता है। ये केवल ड्रैगन के रक्त और जलते हुए लावा दोनों के साथ स्थानों पर दिखाई देता है। स्वर्ग और पृथ्वी से लगभग राजा स्तर का खजाना, और इसमें ड्रैगन रक्तसार भी शामिल है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन दूसरे योद्धा इसे काटने के लिए बहुत उत्सुक थे, उनके चेहरे पर उत्साहपूर्ण भाव थे। वे जितना हो सके उतना पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने ड्रैगन घास चुनना शुरू कर दिया। अंत में उनमें से प्रत्येक ने अपने हाथों में 3 या 4 पौधे पकड़े। उच्च उम्मीदों और खुशमिजाज मूड के साथ वे गुफा में और आगे बढ़े। गुफा की गहराई में एक प्राकृतिक रूप से बना गोल समाशोधन था। दहाड़। जैसे ही वे पास पहुंचे, गुफा में एक खतरनाक, जबरदस्त दहाड़ गूंज उठी। अचानक उनके सामने एक विशालकाय सांसारिक अग्नि ड्रैगन प्रकट हुआ। यह उन लोगों से 2 गुना बड़ा था जिनका उन्होंने पहले सामना किया था। इसका शरीर बहुत सारे कठोर लाल शल्कों से ढका हुआ था। ये रक्तशोधन की 9वीं कक्षा में एक सांसारिक अग्नि ड्रैगन है, उनमें से कुछ ने एक साथ कहा। वे इसकी मजबूत, तीव्र आभा को महसूस कर सकते थे। ये निश्चित रूप से उच्च ग्रेड से था। उनके भाव गंभीर और कुछ हद तक डरावने हो गए।
रक्त शोधन की 9वीं कक्षा रक्त शोधन का चरम स्तर था। भले ही यह रक्त शोधन की 8वीं कक्षा से सिर्फ एक कक्षा ऊपर था, लेकिन दोनों कक्षाओं के बीच काफी अंतर था। आमतौर पर रक्त शोधन की 7वीं कक्षा में 5 या 6 योद्धा रक्त शोधन की 8वीं कक्षा में एक योद्धा के लिए जानलेवा खतरा बन सकते थे, लेकिन रक्त शोधन की 8वीं कक्षा में 5 या 6 योद्धा रक्त शोधन की 9वीं कक्षा में एक योद्धा को हराने की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि रक्त शोधन के शिखर पर एक योद्धा सभी रक्त शोधन योद्धाओं के बीच अपराजय था। ये जानकर उनके पेट में और भी ज्यादा डर लगने लगा। भले ही उनमें से कुछ रक्त शोधन की 8वीं कक्षा में थे, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं था कि वे इस सांसारिक अग्नि ड्रैगन को हरा सकते हैं, खासकर जब वह अपने क्षेत्र में था। लेकिन अचानक उन्होंने सांसारिक अग्नि ड्रैगन के पीछे एक लाल रंग की झील देखी। झील में लावा एक गहरा लाल रंग का था, जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया। योद्धाओं ने झील से खून की गंध को ध्यान से महसूस किया। उन्होंने असली ड्रैगन आभा को देखा जो झील को घेरे हुए थी। इसका मतलब था कि ड्रैगन का खून लावा झील के साथ एकीकृत होने की संभावना थी। नजरों का आदान प्रदान करते हुए वे एक समझौते पर पहुंचे। हालांकि ड्रैगन का खून 1 लाख साल या 10 लाख साल से अस्तित्व में था और इसकी ऊर्जा शुरुआत की तुलना में 10 लाख गुना कम शक्तिशाली थी, लेकिन रक्त शोधन के योद्धाओं के लिए ड्रैगन के खून की थोड़ी मात्रा अमूल्य थी। यह उनके लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। हर कोई, ये वास्तव में हमारे लिए एक महान अवसर है, काल ने कहा, अपने उत्साह को नियंत्रित करने में असमर्थ। लेकिन इससे पहले कि हम ड्रैगन का खून प्राप्त कर सकें, हमें इस जानवर को मारने के लिए मिलकर काम करना होगा। अन्यथा अब तक हमने जो कुछ भी किया है वह व्यर्थ हो जाएगा। हम समझते हैं, लेकिन क्या आपको विश्वास है कि हम इस सांसारिक अग्नि ड्रैगन को भी वश में कर सकते हैं? अथर्व ने पूछा। जब तक हम सभी ड्रैगन से लड़ने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए तैयार हैं, मुझे विश्वास है कि हम सफल हो सकते हैं, काल ने गंभीरता से कहा। उसकी गंभीरता ने उसके साथियों को उसके शब्दों पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। काल, हमें बताओ कि इसके बारे में जाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? थियो ने लगभग अधीरता से पूछा। मुझे रक्त शोधन की 8वीं कक्षा के योद्धा के रक्तसार की 10 बूंदें चाहिए, काल ने थोड़ी देर तक इस पर विचार करने के बाद उत्तर दिया। क्या, रक्त शोधन की 8वीं कक्षा के योद्धा के रक्तसार की 10 बूंदें? पोम्पेयो ने क्रोधित होकर जोर से चिल्लाया। यह असंभव है। अगर हम तुम्हें अभी रक्तसार दे देते हैं तो हमारी जान जोखिम में पड़ जाएगी। बाद में खतरे से बचना हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा, एडेन ने भी जोश से कहा, थोड़ा परेशान होते हुए। कृपया मुझे समझाने का मौका दें। सुनो, काल ने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। अन्य योद्धाओं ने एक गहरी सांस ली और उसे सुनने के लिए आगे झुक गए। अध्याय 145 सरणी परिनियोजनकर्ता सांसारिक अग्नि ड्रैगन और युवा योद्धाओं के बीच लड़ाई गतिरोध पर आ गई थी। वे अब अपनी जगह पर खड़े थे, अभी तक लड़ाई में वापस नहीं आए। ड्रैगन ने भी उन पर अब और आग नहीं फेंकी। ये बस वहां टहलता रहा और उन पर भयंकर रूप से दहाड़ता रहा, उन्हें चेतावनी देते हुए कि वे इसके पीछे मैग्मा से भरी झील के और करीब न आएं। ये झील की रक्षा कर रहा था। पहले तो जब काल ने दावा किया कि वह ड्रैगन को हराने का एक तरीका जानता है, तो वे काफी रोमांचित महसूस कर रहे थे। लेकिन रक्तसार की 10 बूंदें निकालने का उसका प्रस्ताव काफी हास्यास्पद था। उन्होंने अपनी आंखों में अविश्वास के साथ उसे देखा। आखिरकार रक्तसार किसी प्राणी का सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण अंग था। ये प्राणी के जीवन जितना ही महत्वपूर्ण था। आमतौर पर रक्त शोधन के योद्धा के पास रक्तसार की 6 से 8 बूंदें होती थीं। लेकिन काल ने अभी क्या कहा कि उसे रक्त शोधन के 8वें ग्रेड के योद्धाओं से रक्तसार की 10 बूंदें चाहिए थीं। बेतुकी बात, रक्त शोधन के योद्धा के लिए रक्तसार की 1 बूंद खोने का मतलब था कि वह अपनी ताकत का लगभग 6वां हिस्सा खो देगा। वह काफी कमजोर हो जाएगा और उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि पोम्पेयो और एडेन सदमे और घबराहट महसूस कर रहे थे। उनके मन में ऐसी मिश्रित भावनाएं होना स्वाभाविक था। काल, तुम्हें इनकी क्या जरूरत है? कृपया बेझिझक समझाओ, थियो ने कुछ देर चुप रहने के बाद पूछा। हर कोई, मुझे यकीन है कि तुम सभी जानते हो कि हम उस झील में क्या पा सकते हैं। ये हम सभी के लिए एक शानदार अवसर है। अगर हम आज इसे चूक गए तो हम इतना बड़ा अवसर फिर कभी नहीं पा सकेंगे, काल ने आगे बढ़कर समझाया। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि रक्तसार आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ड्रैगन रक्त उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार जब हम सफल हो जाएंगे तो मैं तुम्हें आश्वस्त कर सकता हूं कि हम सभी को इतना अधिक मिलेगा कि हम अपने योगदान के लिए रक्तसार का भुगतान कर पाएंगे। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे 10 बूंदें चाहिए, 5 हमसे और 5 तुमसे। तो तुम क्या सोचते हो? ध्यान से सोचो और एक बुद्धिमानी भरा निर्णय लो, कृपया। काल का भाषण सुनकर थियो, पोम्पेयो और एडेन ने सावधानी से गणना करना शुरू कर दिया। अथर्व की टीम में केवल 3 ही रक्त शोधन की 8वीं कक्षा में थे। अब उनसे रक्तसार दान करने की उम्मीद की जा रही थी। ड्रैगन रक्त या रक्तसार, वे इस दुविधा से जूझ रहे थे।
एक तरफ वे ड्रैगन को हराने के लिए उत्सुक थे, लेकिन फिर वे अपने रक्तसार को एक ऐसे व्यक्ति को देकर खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे जिससे वे अभी अभी मिले थे। काल, मुझे एक सवाल पूछने दो, तुम इतने आश्वस्त क्यों हो कि तुम रक्तसार से ड्रैगन को मार डालोगे? पोम्पेयो ने आखिरकार कहा। ऐसा लग रहा था कि उसने काल पर भरोसा करना शुरू कर दिया था और अधिक जानना चाहता था। इसे देखो, काल ने कहा, सीधे जवाब नहीं देते हुए। इसके बजाय उसने कुछ करना शुरू कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ सेकंड के लिए अपनी आंतरिक शक्ति को इकट्ठा किया। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं और अपनी दाहिनी हथेली को फैलाया। तुरंत लाल आध्यात्मिक ऊर्जा हथेली पर रेंगती हुई दिखाई दी। जल्द ही उसकी हथेली पर एक जटिल सरणी दिखाई दी। यह एक सरणी है। आप एक सरणी परिनियोजन करता हैं? थियो ने चौंक कर कहा। उसके साथी भी हैरान थे। हालांकि सरणी परिनियोजनकर्ताओं को कास्टिंग मास्टर्स या पिल रिफाइनर जितनी उच्च प्रतिष्ठा नहीं मिली होगी, फिर भी वे सम्मानजनक थे। वे पहले से ही सरणी बना सकते थे और इस तरह एक ही समय में बड़ी संख्या में दुश्मनों से लड़ सकते थे। इसके अलावा कई कुलों और संगठनों ने सरणी डिप्लॉयर की मदद से अपनी इमारतों का निर्माण किया क्योंकि वे नींव के रूप में लाभप्रद सरणी बनाने में सक्षम थे। आमतौर पर एक सरणी डिप्लॉयर एक ही स्तर पर एक कास्टिंग मास्टर की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। नोबलबिन, हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं मध्यवर्ती स्तर पर एक सरणी डिप्लॉयर हूँ। काल ने अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाते हुए साहपूर्वक घोषणा की। जाहिर है, उन्हें अपनी पहचान पर गर्व था। मध्यम स्तर का एक सरणी परिनियोजनकर्ता। अथर्व ने आश्चर्य से मन ही मन बुदबुदाया। उसने सरणी परिनियोजनकर्ताओं के बारे में काफ़ी कुछ सुना था। सरणी परिनियोजनकर्ता विभिन्न स्तरों में विभाजित थे। निम्न, मध्यम और उन्नत स्तरों पर सरणी परिनियोजनकर्ता थे। क्रमशः वे त्वचा शोधन, रक्त शोधन और अस्थि सुदृढ़ीकरण के योद्धाओं के समान शक्तिशाली थे। इसके अलावा ऐसे सरणी परिनियोजनकर्ता भी थे जो उन्नत स्तर के योद्धाओं से भी अधिक शक्तिशाली थे। उन्हें राजा स्तर का सरणी परिनियोजनकर्ता कहा जाता था। ऐसा लगता है कि वह काफ़ी मजबूत है और वह उतना साधारण नहीं है जितना उसने खुद को प्रस्तुत किया है। मुझे अब से और अधिक सतर्क रहना होगा। उससे निपटना मुश्किल है। ये सिर्फ एक अच्छी बात है कि वह मेरी असली ताकत को नहीं जानता, अथर्व ने खुद से सोचा और अधिक सतर्क हो गया। मेरे हाथ में जो सरणी है वह मध्यवर्ती स्तर की उच्चतर सरणी है। इसे रक्त चूसने वाली सरणी कहते हैं। ये रक्त शोधन की 9वीं कक्षा के प्राणी को हरा सकती है जब इसे सफलतापूर्वक बनाया जाता है। हालांकि इसे बनाना आसान नहीं है। मुझे योद्धाओं से रक्तसार की आवश्यकता है, अन्यथा ये प्रभावी नहीं होगा, काल ने समझाया। इसे रक्तसार से समर्थन की आवश्यकता है। 10 बूंदों के साथ भी सरणी केवल 1 घंटे के लिए अपनी शक्ति बनाए रखेगी। तुम्हारा मतलब है हमारे पास ड्रैगन को हराने के लिए केवल 1 घंटा है? पोम्पेयो ने अचानक कहा। हाँ, ये सही है। यदि आप अपने रक्तसार को दर्शाने के लिए तैयार नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। हम अन्य योद्धाओं को खोजने की कोशिश करेंगे। मुझे यकीन है कि वहाँ ऐसे लोग हैं जो ड्रैगन का खून पाने के लिए जोखिम उठाएंगे, काल ने कहा। अब थियो, पोम्पेयो और एडेन ने उसके प्रस्ताव पर विचार करना शुरू कर दिया। पोम्पेयो, एडेन, मैं 3 बूंदें निकालूंगा और तुम 1 निकालोगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? थियो ने पोम्पेयो और एडेन की ओर मुड़ते हुए कहा। यह स्पष्ट था कि वह इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था। थियो के सुझाव को सुनकर पोम्पेयो और एडेन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने एक दूसरे को अर्थपूर्ण ढंग से देखा और सिर हिलाया। तुरंत उनके शरीर से रक्त की ऊर्जा उभरी और उनकी भौहों के बीच इकट्ठी हो गई। जल्द ही उनके माथे से रक्तसार की 2 बूंदें बह निकलीं। एक पल में उनके चेहरे पीले पड़ गए, खून बह रहा था। वे कमजोरी से हाँफ रहे थे जैसे कि उन्हें बहुत चोट लगी हो। मत करो, पोम्पेयो और एडेन ने जो किया उसे देखकर थियो अवाक रह गया। वह उनकी निस्वार्थता से प्रभावित था और उनकी भलाई के बारे में भी चिंतित था। थियो, तुम अभी रक्त शोधन की 8वीं कक्षा में पहुंचे हो। यदि तुम बहुत अधिक रक्तसार खो देते हो, मैं हूं डर है कि यह आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए हम प्रत्येक को 2 बूंदें दान करने दें। आप बस 1 बूंद दे सकते हैं, पोम्पेयो ने कमजोरी से कहा, अपनी बीमार भावना को कम करने के लिए एक हाथ से अपनी छाती को रगड़ते हुए। ये वही है जो एक असली परिवार या दोस्त करेगा, अथर्व ने खुद से सोचा। उनके कार्यों से काफ़ी प्रभावित महसूस कर रहा था। फिर उसने अपने तथाकथित परिवारों और अतीत के दोस्तों के बारे में सोचा। जब वह अच्छा ब्रेक ले रहा था तो उन्होंने उसका पक्ष जीता था, लेकिन जब वह अपने सबसे बुरे समय में था तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, अपमानित किया या यहाँ तक कि उसे मारने की कोशिश की। हन्फ, वे बेईमान कमीनों के अलावा कुछ नहीं थे, उसने मन ही मन कोसा। थियो ने निर्णायक नज़र से पोम्पेयो और एडेन को सिर हिलाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे दोस्तों, तुमने तो बस मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, उसने ईमानदारी से कहा, आंखें चमक रही थीं। तुम हमारे मित्र हो, हमारा परिवार हो, पोम्पेयो ने कहा।
फिर थियो ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने माथे से रक्तसार निकालने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति को सक्रिय कर दिया। जब उन्होंने अपनी 5 बूंदें पूरी कर लीं तो पोम्पेयो ने अपनी आंखें काल की ओर घुमाईं, ये संकेत देते हुए कि अब उनका वह करने का समय आ गया है जो उसने वादा किया था। तुरंत काल ने मुड़कर अपने आदमियों की ओर सिर हिलाया। बिना किसी हिचकिचाहट के तीनों आदमियों ने रक्तसार की 5 बूंदें छोड़ दीं। उन्होंने रक्तसार निकालने से पहले 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। बहुत निर्णायक, वे काफी सहयोगी लग रहे थे। लेकिन क्या ये सच हो सकता है? अथर्व ने चुपचाप सवाल किया। वह उनके प्रति बुरा या आलोचनात्मक नहीं था, ये सिर्फ इतना था कि उसके पिछले अनुभवों ने उसे हर किसी और हर चीज पर संदेहास्पद बना दिया था। मार्शल आर्ट की दुनिया एक जंगल थी और हर जगह खतरा छिपा था। अगर कोई लापरवाह और भोला भाला रहा तो वह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। हमेशा सतर्क रहना और सतर्क रहना बेहतर था। इसके अलावा अथर्व काल को अच्छी तरह से नहीं जानता था। अब तक वह उसके असली चरित्र के बारे में अनिश्चित था। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा रक्तसार ले लिया है और मैं इसका सबसे अच्छा उपयोग करूंगा। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, काल ने वादा किया। वह थियो के पास गया और उनका रक्तसार एकत्र किया। फिर उसने सरनी बनाना शुरू किया। उसने अपनी हथेलियां ऊपर की ओर करके अपनी ऊर्जा शुरू की। स्पष्ट रूप से लाल रंग की लकीरें उभरी और हवा में उड़ गईं। ये लगभग आधे घंटे तक चलता रहा और फिर समाप्त हो गया। फिर उसने उन रेखाओं में रक्तसार डाल दिया। सब कुछ तैयार है। दोस्तों, कृपया पीछे हट जाओ, बस मुझे दिखाने दो कि मैं इस राक्षस को कैसे मारूंगा, काल ने आत्मविश्वास से घोषणा की। उसके शक्तिशाली प्रदर्शन की प्रत्याशा में सभी ने कई कदम पीछे हटे। वे रक्तसार खोने से पहले भी इस सांसारिक अग्नि ड्रैगन को नहीं हरा सकते थे। अब कमजोर शरीर के साथ वे किसी भी तरह से इससे लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। काल दहाड़ते हुए ड्रैगन के पास गया। जब वह उसके इलाके में घुसा तो ड्रैगन ने तुरंत हमला कर दिया। उसने अपना मुंह खोला और आग उगल दी। तुरंत काल पर जलती हुई लपटों का एक गोला फेंका गया। यह आग इतनी शक्तिशाली थी कि रक्त शोधन की 8वीं कक्षा के कई योद्धाओं को नष्ट कर सकती थी। वहां मौजूद हर कोई इसकी विशाल विनाशकारी ऊर्जा को महसूस कर सकता था। काल ने भी इसे महसूस किया। बेशक वह उसके खिलाफ आमने सामने जाकर नहीं लड़ेगा, इसलिए वह ड्रैगन के हमलों से बचने के लिए इधर उधर कूदता रहा। वह उसे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा था। कुछ मिनट बाद ड्रैगन ने अपना धैर्य खो दिया। ये वही था जो काल चाहता था। वह उसे उस सरनी में ले गया जिसे उसने तैयार किया था। तुरंत सरनी में लाल रंग की रेखाएं दिखाई दी और रक्तसार की 10 बूंदें तेजी से 10 दिशाओं में फैल गईं। रक्त चूसने वाला सरनी, रक्त चूसने वाला पंजा। काल ने अचानक दहाड़ लगाए। लाल रंग की रेखाएं सक्रिय हो गईं। तैयार रक्तसार के साथ उन्होंने अंतरिक्ष में भयंकर रक्त आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। प्रभावशाली ढंग से रेखाएं हवा में लटकते हुए रक्त लाल पंजे में बदल गईं। अब काल ने भी अपने शरीर से रक्तसार की एक बूंद निकाली और उसे पंजे में मार दिया। अब तक इस रक्त चूसने वाले पंजे में रक्त शोधन के 8वें ग्रेड के योद्धाओं से रक्तसार की 11 बूंदें थीं। पंजे से निकलने वाली जबरदस्त ऊर्जा ने अथर्व और अन्य योद्धाओं को काफी विस्मय में डाल दिया। अगले ही पल रक्त चूसने वाला पंजा सीधे सांसारिक अग्नि ड्रैगन पर टूट पड़ा। काल के हमले से क्रोधित ड्रैगन लगभग अपना दिमाग खो बैठा। इसने एक और ज्वाला गेंद को उगल दिया। ये पिछली से भी अधिक शक्तिशाली थी और इसे रक्त चूसने वाले पंजे पर निशाना बनाया। अध्याय 146 एक बार से मार डालो धमाका। रक्त चूसने वाला पंजा और ज्वाला गेंद आसमान में टकराए और अपने हमलों को चैनल करना शुरू कर दिया। एक अविश्वसनीय बल ने पूरे क्षेत्र को धुएं और राख से भर दिया और इसे विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। भारी धुएं के पीछे भयानक रक्त चूसने वाला पंजा था जिसकी शक्ति में जरा भी कमी नहीं आई और उसने अग्नि के गोले के विरुद्ध अपनी निर्विवाद शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद सांसारिक अग्नि ड्रैगन को निर्दयतापूर्वक घायल कर दिया। हिस हिस, सांसारिक अग्नि ड्रैगन टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके ढहते शरीर की गगनभेदी आवाज स्वर तक पहुंच गई। मांस और रक्त की वर्षा हुई। आप ऐसा रोज नहीं देखते। क्या ये व्यू की शक्ति है? अथर्व ने संभावित भयानक परिणामों से डरते हुए आगे सोचना शुरू कर दिया। अगर काल अचानक उस पर हमला करने के लिए मुड़ा तो क्या वह कोशिश करने पर भी कोई मौका पा सकेगा? उसे यकीन था कि वह हार जाएगा, लेकिन सौभाग्य से इस प्रहार के बाद काल की ऊर्जा सूख गई थी। वह कमजोर होकर घुटनों के बल बैठ गया। रक्त चूसने वाले समूह की सभी लाल रेखाएं फीकी पड़ रही थीं। उसने सिर्फ रक्तसार की एक बूंद खोई थी। काल की लड़ाई जारी रखने की ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी। ये काम कर गया, थियो और अन्य दो ने आश्चर्य से कहा। धन्यवाद सज्जनों, आपके रक्तसार के लिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लगभग सांस फूल रही थी। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसने उनकी मुस्कुराहट को उलट दिया। अब अगर आप इतने दयालु हैं तो अपना अग्निसार और ड्रैगन घास नीचे रख दें और इस जगह से चले जाएं। यहाँ आपका स्वागत नहीं है। ये सुनकर काल के परिवार के अन्य 3 शिष्यों ने उन्हें बुरी नीयत से घूरा और तुरंत उन्हें घेर लिया।
मुझे पता था कि ऐसा होना तय था। अथर्व ने तनाव बढ़ने पर खुद से सोचा। उसे यह पता था, पोम्पेयो के अनुसार उनके परिवारों के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए था। काल उनके लिए सांसारिक अग्नि ड्रैगन को मारने के लिए रक्त चूसने वाली सरनी का उपयोग करने के लिए क्यों तैयार होगा, जबकि वे सभी इसके लिए कीमत चुकाने वाले थे। काल, तुम्हारा क्या मतलब है? जवाब में पोम्पेयो ने ठंडे स्वर में पूछा। मेरा क्या मतलब है? तुम अभी भी यह नहीं समझ पाए हो। हम केवल तुम्हारे साथ काम कर रहे थे ताकि हमें जो चाहिए वह मिल जाए, तुम्हारे रक्तसार की 5 बूंदें। मुझे मत बताओ कि तुम हमसे अपने रक्तसार की 10 बूंदें इस्तेमाल करने की उम्मीद कर रहे थे। काल के कबीले के शिष्यों में से एक ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब जब हमने इस जानवर को मार दिया है तो कृपया सामान सौंप दें और यहाँ से चले जाएं, जब तक कि तुम भी हमारे सरनी का स्वाद नहीं लेना चाहते, काल के कबीले के शिष्यों में से एक ने कहा। और अथर्व, तुम्हें अपना मैनुअल हमारे पास छोड़ना होगा। हाँ, तुम लोग बेतुके हो। तुम्हें क्या लगता है कि हम इतनी आसानी से चले जाएंगे? एडेन हंस पड़ा। क्योंकि हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं और तुम सब ये जानते हो। बेशक, अगर तुम जाने से इनकार करते हो तो हम तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रख सकते हैं। तुम जो चाहो कर लो। जब वे बहस कर रहे थे, काल लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और व्यंग्य करते हुए उठ खड़ा हुआ। अच्छा, ये तो बहुत मज़ेदार है। तुमने अपना खून का सार भी खो दिया है। और तुम, काल, अपने आप को देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम फिर से लड़ सकते हो? पोम्पेयो ने तिरस्कारपूर्वक कहा। वह जानता था कि काल को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह जल्द ही अपनी ऊर्जा वापस नहीं पा सकेगा। क्या मैंने कहा कि हम ही लड़ने वाले हैं? पोम्पेयो को उन्हें डराने की कोशिश करते हुए सुनकर काल ने व्यंग्य किया। एक पल में अथर्व का समूह उदास लगने लगा। अगर तुम सच में यहीं रहना चाहते हो तो तुम सब यहीं मर सकते हो। तुम सब हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। तुम्हें जाने दिया जा रहा है। वास्तव में ये योजना का हिस्सा नहीं है। एक अजीब सी आवाज़ उनके पास आने लगी। सुनहरे लबादे और चांदी के मुकुट में एक युवक अपने सिर को ऊंचा करके अंदर आया। वह अपने साथ एक सुनहरा हालबर्ड ले गया था। कैंट, पोम्पेयो अविश्वास में चिल्लाया। काल, तुम धोखेबाज कमीने। मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम्हारे बड़े भाई के पास इस बार पृथ्वी अग्नि स्थान में जाने का कोई रास्ता नहीं है। एडेन, जो स्पष्ट रूप से कैंट से परिचित था, काल की ओर मुड़ा। हाँ, क्या मैंने ऐसा कहा? मुझे ऐसा कभी कहने की कोई याद नहीं है। काल हंसा क्योंकि वह इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। भाई, क्षमा करें, लेकिन मैंने पृथ्वी अग्नि ड्रैगन को समाप्त कर दिया है। आप चाहें तो इन हारे हुए लोगों को ले सकते हैं। फिर काल ने पोम्पेयो और एडेन को अनदेखा कर दिया और कैंट की ओर मुड़ गया। आप कुछ आराम के हकदार हैं, भाई। इन लोगों के साथ मस्ती करने के बाद हम दोनों मिलकर ग्रेट ड्रैगन का खून सोख लेंगे। कैंट रोमांचित था। तुरंत काल को लगा कि उसकी ऊर्जा वापस आ रही है। कैंट उनकी ओर चला गया। दोस्तों, शायद तुम्हें खुद ही इससे निपटना चाहिए। तुम्हें पता है, बस एक दूसरे से लड़ना है। शायद तब तुम एक सहनीय मौत मरोगे। अगर तुम मुझे ऐसा करने दोगे तो मुझे डर है कि तुम टुकड़ों में मर जाओगे, कैंट ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वह मुड़ा और काइला की आकर्षक आकृति और चेहरे को देखा। उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया और महिला से पूछा, तुम मिस काइला हो? अब से मेरी रखेल बनने के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें अपनी जान रखने दे सकता हूँ। बेशर्म, काइला ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। हाँ, काफ़ी गुस्सैल। ऐसे गुस्सैल स्वभाव के साथ मेरी बाहों में मरना वाकई शर्म की बात होगी। कैंट हंसा। काल के परिवार के 3 शिष्य भी काइला को देखते हुए हंसे। अरे, यह अनुचित है। लड़की को छोड़कर लड़कों को क्यों मार रहे हो? शायद हम चारों तुम्हें एक मज़ेदार समय दिखा सकें। अथर्व ने आगे बढ़कर मजाकिया अंदाज में कहा। तुम कौन हो? मर जाओ, कैंट ने अथर्व की व्यंग्यात्मक टिप्पणी सुनकर कहा। बच्चे, तुम उस मीठी त्वरित मौत का इंतजार कर रहे हो, है न? काल के परिवार का एक शिष्य जो रक्तशोधन की 8वीं कक्षा में पहुंच गया था, क्रूरता से हंसा। जैसे ही उसने कहा, उसकी दाहिनी मुट्ठी से सुनहरी आध्यात्मिक ऊर्जा मजबूत हो गई। रक्तसार की सिर्फ 2 बूंदें खोने के बावजूद अथर्व को नीचे गिराना, जो अभी अभी नोवेल्बिन के रक्तशोधन की 6ठी कक्षा में पहुंचा था, उसके लिए एक केक का टुकड़ा था। फुफकार। लेकिन जैसे ही उसने अपनी क्रूर मुस्कान दिखाई, एक तेज आवाज हुई जिसने सभी को चौंका दिया। उसकी गर्दन पर खून का निशान दिखाई दिया। गल्प। अचानक उसके गले से खून बहने लगा और उसकी गर्दन पर चोट लगने लगी। वह कांप उठा और अनिच्छा से जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक बेकार कुत्ते, यहाँ भौंकने की? अथर्व ने युवक की खून से लथपथ लाश को देखते हुए उपहास किया। अब आयरन डिस्ट्रॉयर से खून भी जमीन पर गिर चुका था। किसी ने कोई आवाज़ नहीं की। वे केवल लावा के उबलने और जलने की खुजली सुन सकते थे। कैंट ने भी ऐसा ही किया क्योंकि उसने अथर्व की हरकत को नहीं पकड़ा था। बेशक, इसका भी कुछ कारण अथर्व पर उसका ध्यान न होना था। कैसे? ये कैसे हो सकता है? पोम्पेयो ने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ में स्पष्ट अविश्वास था।
उसने अपनी आंखें चौड़ी की, एडेन और थियो को आश्चर्य से देखा। रक्त शोधन के छठे दर्जे के योद्धा ने केवल एक वार से 8वीं कक्षा के योद्धा को मार डाला। यह असंभव था कि इस दर्जे का योद्धा इतना कमजोर होगा, भले ही उसने रक्तसार की 4 बूंदें खो दी हों, जो उसने नहीं खोईं। वह वार को आते हुए भी नहीं देख सका। क्या ये वास्तव में हुआ? अध्याय 147 एक भयंकर द्वंद्व। आखिरकार उसने शुरू कर दिया। अथर्व की एक झलक पाकर कायला ने राहत की सांस ली। अनजाने में उसने अथर्व को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में माना था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी, क्योंकि उनकी यात्रा इस खतरनाक पृथ्वी अग्नि स्थान के अंदर तक पहुंच गई थी। दूसरों के लिए अथर्व रक्त शोधन की 6ठी कक्षा में एक नया छात्र था। हालांकि वह और थियो उसकी असली ताकत को अच्छी तरह से जानते थे। मैं तुम्हें वही बात बताऊंगा जो तुमने हमें पहले बताई थी। यह मेरे रास्ते से दूर रहने का तुम्हारा मौका है। बस अपनी बाहें तोड़ दो और चले जाओ, इस तरह से ये तुम्हारे लिए कम दर्दनाक होगा। अथर्व ने दुष्टता से कहा, क्योंकि उसने 2 उंगलियों से कृपाण ब्लेड से खून पोंछा। तुम कौन हो? कैंट ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी अभिव्यक्ति भयंकर हो गई। मैं कौन हूँ? क्या तुम मुझे नहीं जानते? अथर्व ने ताना मारते हुए जवाब दिया। क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम एक सिस्किन की तरह हो और मैं एक शिकारी हूँ? जल्दी या बाद में तुम मेरे द्वारा पकड़े जाओगे, इसलिए अगर मैं तुम होते तो मैं अभी जल्दी से आत्मसमर्पण कर देता। भाड़ में जाओ। कैंट अथर्व की बातें सुनकर क्रोधित होकर चिल्लाया। अचानक उसका शरीर कंपने लगा और उसके पीछे से एक शानदार सुनहरा परशु उड़कर आया। सुनहरा परशु आध्यात्मिक ऊर्जा से चमक रहा था और उसमें से चकाचौंध करने वाली रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह पलक झपकते ही अथर्व को टुकड़ों में काट सकता है। खड़खड़ाहट। जैसे ही कैंट ने अपने हाथों में सुनहरा परशु पकड़ा, पूरी गुफा में एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, जो द्वंद्व युद्ध की शुरुआत का संकेत थी। ऐसा नहीं हो सकता कि यह परशु मर्त्य स्तर के मध्यवर्ती चरण में केवल एक हथियार हो। ये बहुत अधिक है इसके लिए मजबूत। अथर्व ने खुद को हॉलबर्ट से आने वाली अपार आध्यात्मिक ऊर्जा और मजबूत मारक शक्ति को महसूस करते हुए सोचा। ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हैं। आप वास्तव में एक कास्टिंग जीनियस हो सकते हैं, कैंट ने ठंडे स्वर में कहा। उसके स्वर में अहंकार स्पष्ट था। लेकिन ये कोई साधारण हॉलबर्ट नहीं है। यह नश्वर स्तर के उन्नत चरण से संबंधित है और पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे परिवार में पारित किया गया है। गोल्डन किलिंग हॉलबर्ट, वे इसे कहते हैं। अपने आप को भाग्यशाली समझें यदि आप इस तरह के शानदार हथियार से मारे जाते हैं। आपको लगता है कि यह मुझे डराता है? अपने आप को शुभकामनाएं दें। आपको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, अथर्व ने व्यंग्य किया। बिना एक पल भी गंवाए अथर्व ने हमला किया और जल्दी से अपना शरीर बदल लिया। आग की लपटों ने आयरन डिस्ट्रॉयर को घेर लिया, क्योंकि अथर्व ने अपना हथियार कैंट की ओर इशारा किया। उसी समय उसने अपनी बाईं मुट्ठी को अपनी पूरी ताकत से कैंट की छाती पर मुक्का मारने के लिए उठाया। भले ही कैंट अभी रक्तशोधन की 9वीं कक्षा में नहीं था, लेकिन अथर्व जानता था कि वह अभी भी अपने भाई काल से बहुत अधिक शक्तिशाली है, जो रक्तशोधन की 8वीं कक्षा में था। इसलिए अथर्व अच्छी तरह से जानता था कि द्वंद्व जीतने के लिए उसे शुरू से ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। इस तरह की चुनौतीपूर्ण लड़ाइयों में जीतने का एकमात्र तरीका आक्रामक रूप से लड़ना और बढ़त लेना था। धमाका। कैंट ने जल्दी से अपना सुनहरा हलबर्ड अथर्व की कृपाण और खुद के बीच रख दिया। जैसे ही उसके दूसरे हाथ ने अथर्व की मुट्ठी पकड़ ली। तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकते हो जो उच्च स्तर के लोगों को चुनौती दे सकते हो, लेकिन तुम किसी भी तरह से मुझे चुनौती देने के योग्य नहीं हो, काल ने क्रूरता से कहा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, अथर्व ने और भी क्रूरता से उत्तर दिया। जैसे ही उनके हथियार आपस में टकराए, उन दोनों को टक्कर से उत्पन्न तीव्र बल ने पीछे धकेल दिया। कैंट को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और अथर्व को और भी दूर। दोनों ही भारी सांस ले रहे थे। उस पल ऐसा लगा जैसे लड़ाई का नतीजा पहले से ही तय हो चुका था। वह रक्तशोधन की 9वीं कक्षा में एक योद्धा की तरह लग रहा है। अगर मैं 6ठी कक्षा तक नहीं पहुंचा होता और मेरे पास अर्ध आत्मा स्तर का लौह विध्वंसक नहीं होता, तो मैं आज ही मर चुका होता, अथर्व ने खुद से सोचा। अथर्व जानता था कि कैंट एक जोरदार प्रतिद्वंद्वी था और इसलिए वह जिस स्थिति में था उसके बावजूद वह और भी अधिक सम्मानजनक महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका, कम से कम फिलहाल के लिए। काल का चेहरा गंभीर लग रहा था, क्योंकि वह सोच रहा था, क्या वह वास्तव में रक्तशोधन की 6ठी कक्षा में ही है? वह उस स्तर पर होने के लिए बहुत शक्तिशाली है। क्या उसके जैसे लोग केवल जंगलीपन के शाही महल में ही नहीं दिखाई देने चाहिए? मर जाओ, उसे मरना ही होगा, अन्यथा वह भविष्य में मेरे कबीले को नष्ट कर देगा। यह एहसास होने पर कैंट ने एक बार फिर अपनी स्वर्णिम मारक आध्यात्मिक ऊर्जा को उठाया। गर्जना क्रोध। कैंट ने भयंकर रूप से चिल्लाया। एक स्वर्णिम आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसे घेर लिया, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उसने सोने का कवच पहना हुआ हो। ये गति और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एक साधना पद्धति है, अथर्व ने खुद से कहा। जल्दी से प्रतिक्रिया करते हुए अथर्व का शरीर एक पल में हरा हो गया, क्योंकि वह 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की 4थी डिग्री में प्रवेश कर गया था।
मैं तुम्हें मार डालूंगा, अथर्व ने दहाड़ते हुए कहा क्योंकि वह युद्ध के दूसरे दौर में शामिल होने के लिए तैयार था। उस पल अथर्व अपने सभी विचारों को भूल गया था। वह केवल लड़ना चाहता था। जब से वह कास्टिंग गिल्ड में शामिल हुआ था तब से वह बहुत लंबे समय से कास्टिंग कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। इसलिए उसे किसी के साथ झगड़ा किए हुए काफ़ी समय हो गया था। आज वह आखिरकार कैंट के साथ एक अच्छा झगड़ा कर सकता था। नोवेल बिन, भाड़ में जाओ, कैंट ने दहाड़ लगाए। उसका सुनहरा परशु आकाश को पार करके उस ओर चला गया जहां अथर्व खड़ा था। धमाका धमाका, धातु के टकराने की आवाज़ गुफा में गूंज उठी। दो लोगों को लड़ते हुए देखना लगभग मुश्किल था क्योंकि चकाचौंध करने वाली चिंगारी जल रही थी। टकराव की रोशनी गुफा के पूरे हिस्से में फैल गई थी। ऐसा लग रहा था मानो गुफा वास्तव में दो विरोधियों और उनके हथियारों द्वारा लगाए जा रहे भारी बल से ढह जाएगी। कई झड़पों के बाद दोनों फिर से अलग हो गए। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। बिना किसी रुकावट के दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सबसे मजबूत साधना पद्धति को अपनाया। गर्जन क्रोध, गर्जन का परशु, कैंट चिल्लाया। सुनहरे परशु से निकलने वाली रोशनी ने उसे घेर लिया और जैसे जैसे सुनहरे रंग की मारक आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक से अधिक शक्तिशाली होती गई, दहाड़ लगभग बहरा हो गई। इसकी सारी शक्ति सुनहरे परशु में केंद्रित थी। अचानक एक विशाल शानदार जानवर की छाया सुनहरे परशु पर दिखाई दी और अजेय गति से अथर्व की ओर बढ़ी। नॉनपल फ्लेम स्ट्राइक, 7वां स्ट्राइक। अथर्व अपने पैरों पर खड़ा हुआ और हवा में ऊंची छलांग लगाए। उसने अपने आयरन डिस्ट्रॉयर को लहराया ताकि कैंट की ओर सीधे 7 लपटें पैदा हो सकें। उस समय सभी ने 7 लाल लपटें देखीं। इसे भक्षण अग्नि कहा जाता था। अथर्व ने रक्त शोधन की 9वीं कक्षा के करीब एक योद्धा से लड़ते हुए जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। धमाका, एक टक्कर में दोनों फिर से टकरा गए। आयरन डिस्ट्रॉयर और गोल्डन किलिंग हेल्बर्ट की जोरदार टक्कर ने तीव्र उन्मादी लहरें भेजीं। हालांकि ये लंबे समय तक नहीं रहा। वे बस लहरों से बाहर निकल गए और इतनी जोर से जमीन पर गिरे कि वे दोनों एक दूसरे से कई फीट दूर लुढ़क गए। उनके कपड़े फटे और घिसे हुए थे और उनके होठों के कोने से खून बह रहा था। उनके दोनों शरीर घावों से भरे हुए थे। हालांकि जहां कैंट से खून बह रहा था वहीं अथर्व के शरीर पर बिल्कुल भी खून नहीं था। शायद ये चौथे डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले की शक्ति थी। अथर्व बहुत भाग्यशाली था कि उसके पास 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले की चौथी डिग्री थी। अन्यथा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह तीव्र टक्कर से बच पाता। आखिरकार उसके और कैंट के बीच बहुत बड़ा अंतर था। वह वास्तव में अभी तक उसके स्तर पर नहीं था। तुम मरे नहीं हो, कैंट ने ये देखकर क्रूरता से कहा कि अथर्व उससे कम घायल था। तब उसे एहसास हुआ कि अथर्व का रहस्य उसके शरीर को परिष्कृत करने की साधना पद्धति में था। तुम पहले मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मैंने तुमसे कहा था तुम एक सिस्किन हो और मैं एक शिकारी हूं। तुम ही मरने के लायक हो। अथर्व ने अपने होठों पर एक कुटिल मुस्कान के साथ उत्तर दिया और अपने मुंह से खून पोंछा। मुझे नहीं लगता कि तुम शरीर को परिष्कृत करने की अपनी साधना पद्धति से मुझे हरा सकते हो। तुम्हें लगता है कि मुझे हराने के लिए तुम्हें बस इतना ही करना होगा। शरीर को परिष्कृत करने की तुम्हारी साधना पद्धति, तुम्हें इससे कहीं बेहतर करना होगा। कैंट ने व्यंग्य किया। बस रुको, मैं तुम्हारी बकवास शोधन साधना पद्धति को तोड़ दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें कोशिश करते देखना चाहता हूं, अथर्व ने आत्मविश्वास से कहा। उस क्षण में उसने सीधे भक्षण कौशल को सक्रिय किया और बिना किसी हिचकिचाहट के भक्षण करने वाले रूनों को नियंत्रित किया। गोल्डन विजेता, कैंट चिल्लाया। सभी हत्या आध्यात्मिक ऊर्जा सर्पिल में बदल गई क्योंकि यह हवा में बह गई। एक सहज गति में उसने गोल्डन किलिंग हेल्बर्ट को सर्पिल आत्मा में फेंक दिया। अगले ही पल जादुई परिवर्तन होने लगे। अध्याय 148। एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी सोने की सर्पिल आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत तीव्र थी, इसलिए जब हेल्बर्ट को सर्पिल में डुबोया गया यह उसके साथ जुड़ गया और एक सच्चा सर्पिल सुआ बन गया। शक्तिशाली शक्ति और भारी आध्यात्मिक ऊर्जा एक भयानक लहर में उछली। अथर्व उसमें लिपटा हुआ था और उसने स्पष्ट रूप से इसकी अजेय ऊर्जा को महसूस किया जिसे वह समझ सकता था कि यह सब कुछ तोड़ सकती है। गोल्डन कॉन्करर, हमला करो, कैंट ने फिर से गुर्राहट की। फिर गोल्डन कॉन्करर ने तुरंत अपनी दिशा बदली और अथर्व के चेहरे की ओर गोली चलाई। गोल्डन कॉन्करर जहां भी जाता था हवा में लहरें उठती थीं। यह पानी की सतह पर हवा की तरह लहरा रहा था। आसपास से आ रही सोने की आध्यात्मिक ऊर्जा गोल्डन कॉन्करर को गति देने के लिए एक सुनहरा मार्ग बन गई। क्या शक्तिशाली चाल है, अथर्व ने सोचा। वह इसकी ताकत को महसूस करके थोड़ा घबरा गया, लेकिन कोई रास्ता नहीं था जिससे वह पीछे हट सकता था। अगर उसने छोड़ने के बारे में सोचा भी तो वह निश्चित रूप से ये लड़ाई हार जाएगा। नोवेल बिन, अथर्व से शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। उसने अपने 4 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग को अधिकतम तक संचालित किया। उसके हाथ में आयरन डिस्ट्रॉयर खड़खड़ा रहा था। उसकी हरी आध्यात्मिक ऊर्जा में सफ़ेद बर्फ बनने लगी। अथर्व की भुजाओं पर बर्फ के कांटे उभर आए और उन्होंने आयरन डिस्ट्रॉयर को तुरंत ढक लिया। इस बीच
उसकी ऊर्जा एक पल में जलती हुई लपटों से जमी हुई बर्फ में बदल गई। अथर्व ने एक हाथ से अपनी ऊर्जा को बर्फ के ब्लेड में संघनित किया और दूसरे हाथ से आइस केज फिंगर्स को प्रवाहित किया। ऊपर से एक विशाल आइस केज फिंगर्स नीचे गिरा और गोल्डन कॉन्करर से टकराया। क्रैक, बर्फ के बनने की आवाज़ गूंजी और गोल्डन कॉन्करर लगभग तुरंत जम गया। उसी पल अथर्व ने अपने हाथ में आयरन डिस्ट्रॉयर को पकड़ लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। अगले ही पल हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। ब्लेड से उत्पन्न सफ़ेद बर्फ और सुनहरी रोशनी एक दूसरे में गुंथ गई थी, जो एक चौंकाने वाला दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। उनके द्वारा किए गए झटकों से पूरी गुफा में कंपन हुआ। कुछ मिनट बाद अथर्व और कैंट फिर से जमीन पर गिर पड़े। दोनों एक साथ खून थूक रहे थे। नतीजतन दोनों कुछ हद तक घायल हो गए, लेकिन वे तुरंत अपने पैरों पर खड़े हो गए और एक दूसरे को घूरने लगे। कैंट पूरी तरह से गुस्से में था, उसकी निगाहें नफरत से भरी हुई थीं। अगर नज़रें मार सकती तो अथर्व अब तक मर चुका होता। ये कैसे संभव हो सकता है? तुम मेरे स्वर्ण विजेता से कैसे बच गए? तुम रक्तशोधन की छठी कक्षा में हो। कैंट कर्कश आवाज में दहाड़ा। उसने अभी अभी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में सुना था जो अपने से 2 कक्षा ऊपर के योद्धा को चुनौती दे रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सुना था कि वह ऐसा कर सकता है। ऐसा कुछ देखा। अब उसने इसे अपनी आंखों से देखा और आखिरकार उसे समझ में आ गया कि वह प्रतिभा वास्तव में कितनी भयानक थी। रक्तशोधन की छठी कक्षा में एक सामान्य योद्धा, या यहाँ तक कि रक्तशोधन की छठी कक्षा के शिखर पर पहुंच चुका एक उत्कृष्ट योद्धा भी आमतौर पर उसके एक भी कदम का सामना नहीं कर सकता था। लेकिन अथर्व ने उसका साथ दिया और इसने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। उसे मरना ही होगा, उसे आज मरना ही होगा, कैंट ने खुद से सोचा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा पहले कभी इतना स्पष्ट नहीं था। कैंट की आंखों में थोड़ा खून दौड़ गया, जो अथर्व को मारने के उसके दृढ़ निश्चय को दर्शाता था। उसकी फटी हुई पोशाक उसकी ऊर्जा से प्रेरित होकर फड़फड़ाने लगी। कैंट ने अपनी ताकत को और कम नहीं करने का फैसला किया। अचानक कैंट के पूरे शरीर पर खून की रेखाएं दिखाई देने लगीं, जो हर जगह फैल गईं। ऐसा लग रहा था कि वह एक व्यवस्था बना रहा था, और उसकी मजबूत ऊर्जा ने अथर्व को अभिभूत महसूस कराना शुरू कर दिया। यह क्या बकवास है? कैंट के शरीर पर रक्त की रेखाओं को देखकर अथर्व ने अविश्वास के साथ खुद से कहा। काल से उसे स्पष्ट रूप से पता चल गया था कि एक व्यूह कितना विनाशकारी हो सकता है। अथर्व के दिमाग में यह सवाल घूम रहा था कि कैंट के शरीर पर व्यूह क्यों दिखाई दिया। अथर्व, सावधान, ये ग्लिफिक एरे है। इसे योद्धा के शरीर पर डिज़ाइन किया गया है। ये रक्तसार की सहायता से अधिक प्रभावी है। थियो ने इस समय अथर्व को चेतावनी दी। ग्लिफिक एरे, अथर्व ने गंभीर रूप से दोहराया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह महसूस कर सकता था कि थियो के स्पष्टीकरण के बिना भी कैंट अब कितना शक्तिशाली था। उसने अनुमान लगाया कि कैंट रक्तशोधन की 9वीं कक्षा तक पहुंच गया होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि आप कास्टिंग गिल्ड के सबसे बड़े शिष्य हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप जानते हैं कि यह एक ग्लिफिक एरे है। इतने ज्ञानी, कैंट ने थियो से विनम्रतापूर्वक कहा। यह कितनी शर्म की बात है। तुम कुछ नहीं कर सकते, भले ही तुम जानते हो कि यह क्या है। मेरा ग्लिफिक एरे तुम्हें मार देगा। इसका इस्तेमाल रक्तशोधन की 9वीं कक्षा के योद्धा के खिलाफ किया जाना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसका इस्तेमाल तुम पर करूंगा, छठी कक्षा के एक साधारण योद्धा पर। तुम पहले व्यक्ति होगे जिसे इससे मारे जाने का सम्मान मिलेगा। कैंट की हत्या की मंशा और भी तीव्र हो गई, क्योंकि वह बोल रहा था। उसका सिर अब पूरी तरह से रक्त रेखाओं से ढका हुआ था। उसकी रक्त रंजित आंखें भयानक लग रही थीं। उसके दोनों हाथों पर एक पैटर्न उभरा और उसके पीछे अनगिनत रक्त रेखाएं इकट्ठी हो गईं। ये रक्त रेखाएं आपस में मिलकर एक तीक्ष्ण रक्तमय पंजा बन गईं और अथर्व की ओर दौड़ पड़ीं। रक्त कोहरे में बदलने के लिए तैयार हो जाओ, कैंट ने गुर्राहट की। उसकी आंखों में दुष्ट आत्मविश्वास चमक रहा था, मानो वह कल्पना कर रहा हो कि अथर्व को कैसे मारा जाएगा। उसने रक्तसार का उपयोग नहीं किया, अथर्व ने सोचा, ये देखते हुए कि कैंट ने व्यूह रचना करने के बाद रक्तसार का उपयोग नहीं किया था। अथर्व जानता था कि यह उसका आखिरी मौका था। व्यूह रचना के बारे में कम जानकारी होने के बावजूद अथर्व जानता था कि रक्तसार के बिना व्यूह रचना की शक्ति बहुत कम हो जाएगी। कैंट ने इसका उपयोग नहीं किया। उसे विश्वास था कि अथर्व इसके सामने टिक नहीं पाएगा। ये वही था जिसकी अथर्व को आवश्यकता थी। उसके बचने की संभावनाएं बेहतर थीं। अथर्व ने आयरन डिस्ट्रॉयर को कसकर पकड़ लिया और अपने शरीर में 5 जानवरों की कलाओं की गति और साधना पद्धति को शामिल कर लिया। हमले को अधिकतम सीमा तक चलाया गया था और लाल रंग के रन हर जगह देखे जा सकते थे। अथर्व ने तेजी से काम किया और अपने आयरन डिस्ट्रॉयर को तीखे रक्त पंजे पर पटक दिया। उसने इस चाल पर अपनी अधिकतम शक्ति लगा दी। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई, जैसे आसमान में बिजली गिर रही हो। जोरदार टक्कर की आवाज फिर से हवा में भर गई। हवा की लहरें पहले की तुलना में अधिक मजबूत थीं, जो पूरी गुफा में फैल रही थीं। तरंगों की ताकत के कारण थियो और अन्य लोग पीछे हटने को मजबूर हो गए। क्या अथर्व वास्तव में रक्तशोधन की छठी कक्षा में ही है?
पोम्पियो ने एडेन से आश्चर्य से कहा। वे अथर्व की ताकत से दंग रह गए। धमाका! अथर्व और कैंट फिर से जमीन पर गिर गए और मुंह में खून भर लिया। वे दोनों बुरी तरह घायल हो गए। कैंट, मुझे नीचा दिखाने की सजा तुम्हें यही मिलेगी, अथर्व ने गुर्राते हुए कहा, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करते हुए और कैंट को घूरते हुए, जो कुछ पल के लिए चकित था। कैंट शुरू से ही एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी था, इसलिए अथर्व ने कुछ दोष दिखाने का नाटक करके उसे यह सोचने के लिए चालाकी से मूर्ख बनाया कि वह कमजोर है। जैसा कि अथर्व ने उम्मीद की थी, कैंट अपना दिमाग खो बैठा। कैंट ने अपनी सबसे शक्तिशाली चाल का इस्तेमाल किया था और फिर भी अथर्व को नहीं मारा। उसका चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया, उसके दांत गुस्से से आपस में पीसने लगे। कैंट, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, काल ने अचानक बीच में टोका। अध्याय 149 द्वैत व्यूह पर विजय। अब तक काल ने अपनी सांस वापस पा ली थी और कैंट की ओर चल पड़ा। हालांकि वह अभी भी अपनी सांस को नियंत्रित कर रहा था, लेकिन उसे ठीक से पता था कि अभी क्या हुआ था। उसने कोशिश की कि वह समझ जाए कि क्या हुआ था। शांत हो जाओ, लेकिन उसके अंदर गहरे तक समाया हुआ सदमा और विस्मय आसानी से कम नहीं हो सकता था। रक्तसार की कमी के कारण काल अभी भी कमजोर था। इस भारी नुकसान से उबरना बेहद मुश्किल था। केवल स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने या अन्य उन्नत औषधीय गोलियां और अमृत ही इसका इलाज कर सकते थे, लेकिन इससे उसके अगले युद्ध में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ये देखकर कि काल को होश आ गया है, अथर्व की आंखें गहरी हो गईं। कैंट, जो पहले से ही एक मुश्किल व्यक्ति था, अब काल को अपना सहायक बना चुका था। इसका मतलब था कि उसे एक और दुर्जय दुश्मन से लड़ना था। ये तय हो जाएगा कि यह मेरे दायरे के निम्न स्तर के कारण था। अथर्व ने खुद से आह भरी। काश वह खुद रक्तशोधन की 7वीं कक्षा तक पहुंच गया होता। उस स्थिति में काल जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करने का उसका मौका कहीं बेहतर होता। पोम्पियो और एडेन मदद करने आए, लेकिन 2 अन्य शिष्यों ने उन्हें रोक लिया। थियो और कायला को भी अथर्व ने रोक दिया। यह अथर्व की अंधी बहादुरी के कारण नहीं था, बल्कि इस तथ्य के कारण था कि थियो और कायला इस समय दोनों भाइयों के खिलाफ जीतने के लिए बहुत कमजोर थे। कायला भी उसी स्थिति का सामना कर सकती थी। आखिरकार वह रक्तशोधन की 7वीं कक्षा में पहुंची थी। जहां तक थियो का सवाल है, रक्तशोधन की 8वीं कक्षा वास्तव में शीर्षक के साथ मेल नहीं खाती थी। रक्तसार की एक बूंद की कमी ने उसे बहुत कमजोर कर दिया था। अब वह व्यावहारिक रूप से रक्तशोधन की 7वीं कक्षा के योद्धा जितना ही मजबूत था। थियो और कायला को गहरा अफसोस हुआ। वे स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि अथर्व ने उनकी मदद क्यों अस्वीकार कर दी थी, और उन्होंने अपने कौशल को बढ़ाने में समय और प्रयास न करने के लिए बहुत दुख जताया। वे केवल पीछे खड़े होकर देख सकते थे। काल ने आगे बढ़कर कैंट को ऊपर खींच लिया। चूंकि इस समय कैंट शांत हो गया था, इसलिए उसके लिए अथर्व द्वारा फिर से उकसाया जाना और पागल होना संभव नहीं था। ठीक है, तो तुम लोग एक साथ आओ, अथर्व ने गहरी सांस लेते हुए कहा। एक भयंकर लड़ाई शुरू होने वाली थी, फिर भी अथर्व को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसके पास अभी भी 2 इक्के थे जो इस्तेमाल किए जाने के लिए तैयार थे। अच्छा अथर्व, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि तुम हथियार चलाने और मार्शल आर्ट की खेती दोनों में ही बहुत अच्छे हो। मैंने इन दोनों क्षेत्रों में तुमसे ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी नहीं देखा या सुना है, काल ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन चूंकि तुम हमारे रास्ते में एक कष्टप्रद बाधा साबित हो रहे हो, इसलिए हम आज तुम्हें रौंद देंगे। ऐसा कहने के बाद उसकी त्वचा पर लाल रंग की रेखाएं उभर आईं। ये संकेत था कि वह ग्लिफिक एरे को विस्फोट करने वाला था। फिर दोनों भाई अथर्व की ओर भयभीत होकर चले। मौत की गंध हवा में भर गई। भाई, बिना जोखिम उठाए बाधाओं को कभी दूर नहीं किया जा सकता। इस बार हम उसे दिखाएंगे कि असली ग्लिफिक एरे क्या है, काल ने कहा। वास्तव में, अगर काल और कैंट ने अपना पिछला एरे ब्लडस्किंग एरे लागू किया होता, तो अथर्व खुद को बहुत दयनीय स्थिति में पाता। लेकिन उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त रक्तसार नहीं था। मुझे पता है, कैंट ने धीमी आवाज में सहमति व्यक्त की। कुछ अनिच्छा के बावजूद उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अथर्व एक आसान विरोधी नहीं था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसे आसानी से हराया नहीं जा सकता था। उनकी आंखों के बीच से खून की एक बूंद उभरी। ये दोनों भाइयों का रक्तसार था, जो जल्द ही उनके एरे में विलीन हो गया। एक पल में रक्तसार ने उनकी व्यूह रचना की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया, और गुफा के अंदर गरजती लपटों की शक्ति अब एक उग्र बवंडर में बदल गई। डबल ब्लडसुकिंग क्लॉस। जैसे ही दोनों भाई दहाड़े, उनकी पीठ से 2 खूनी पंजे निकले। कैंट द्वारा बनाए गए पिछले पंजे की तुलना में 2 खूनी पंजे बहुत मजबूत थे, और व्यूह रचना ने रक्तसार की बदौलत अपनी वास्तविक अधिकतम शक्ति का प्रदर्शन किया। भाड़ में जाओ, अब तुम्हें मेरे भाई के ग्लिफिक व्यूह रचना से मरने का सम्मान मिलेगा। काल ने खूनी पंजों से हमला करते हुए भयंकर रूप से गुर्राया। आज सब कुछ उनकी योजना के अनुसार ठीक होना चाहिए था। सबसे पहले उन्होंने थियो और कैंट के रक्तसार का उपयोग करके रक्त शुद्धिकरण की 9वीं कक्षा में सांसारिक अग्नि ड्रैगन को मार दिया होता। उन्हें आखिरकार ड्रैगन के रक्त युक्त मैग्मा आसानी से प्राप्त करना था।
हालांकि पूरी योजना अथर्व द्वारा बर्बाद कर दी गई थी। उन्हें इस अपरिचित योद्धा के प्रति अत्यधिक घृणा के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की 5वीं डिग्री। मुझे ताकत दो, अथर्व ने अपने फेफड़ों में हवा भरते हुए खुद से कहा। उसके शरीर के ऊपर हरे रंग का द्रव्यमान एक पल में नीला हो गया। ये स्पष्ट रूप से 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की 5वीं डिग्री थी, अथर्व का पहला आश्चर्यजनक कदम। मैंने ब्लिज़र्ड क्लिफ से लौटने के बाद से लंबे समय तक अपने 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की 5वीं डिग्री का उपयोग नहीं किया है। आज मैं आपको इसकी शक्ति दिखाता हूँ, अथर्व चिल्लाया। अचानक अथर्व की भौहों के बीच रक्तसार की एक बूंद भी उभरी। तुम लोगों के पास रक्तसार है? वैसे ये बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं है। मेरे पास भी है, अथर्व ने अपनी आवाज़ में व्यंग्य के संकेत के साथ कहा। भक्षण अग्नि, कृपया मुझ पर एक एहसान करो। मेरे रक्तसार का उपयोग करो और अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालो। अथर्व ने अपनी ताकत को इकट्ठा करते हुए अंदर से चिल्लाया। भक्षण क्षेत्र से प्रचंड लपटें उठीं। अथर्व के रक्तसार को अवशोषित करने के बाद लपटें और भी तेज हो गईं और फिर अथर्व के लौह विध्वंसक पर फैल गईं। यहाँ अथर्व की आस्तीन का एक और एक था भक्षण अग्नि। भक्षण अग्नि की शक्ति का मतलब था कि अगर रक्तसार को आग में डाला जाए तो कोई और भी शक्तिशाली हो सकता है। क्योंकि अथर्व ने अपने रक्तसार को भक्षण अग्नि के साथ मिलाया था, इसलिए उसकी ताकत बढ़ गई, जिससे वह भाइयों के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो गया। अथर्व ने दौड़कर आयरन डिस्ट्रॉयर से उसकी गर्दन को घेर लिया। उन्होंने 5 जानवरों की कलाओं के एक भालू को वश में करने की साधना विधि बनाई, जिसके बाद विनाशकारी शक्ति का एक गर्म चमकीला प्रहार हुआ। बम, खूनी प्रहार और 2 लाल पंजे एक दूसरे से टकराए। टक्कर रक्त शोधन की 8वीं कक्षा के एक योद्धा की शक्ति से कहीं अधिक थी। यह अब 9वीं कक्षा के योद्धाओं के बीच टकराव के बराबर था। पूरी तरह से अलग अलग रंगों की 2 लहरें पूरी गति से लहरा रही थीं, जो आसपास के क्षेत्र में फैल रही थीं। पोम्पियो और अन्य 3 योद्धाओं के बीच लड़ाई बाधित हुई। पूरी गुफा ऐसी स्थिति में आ गई थी जहां स्वर्ग गिर गया और पृथ्वी 2 भागों में विभाजित हो गई। हर किसी ने अपनी आंखें दृश्य पर केंद्रित कर लीं, ये जानते हुए कि इस टक्कर का परिणाम युद्ध के अंतिम परिणाम को निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। तीव्र आघात तरंगें लंबे समय तक जारी रहीं। अंतहीन रक्त तरंगों के बीच चीखें गूंज उठीं। फिर तरंगों के बल से 2 आकृतियां बाहर फेंकी गईं। वे काल और कैंट थे। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं देखी गई। वहां केवल लपटें ही जल रही थीं, जिससे उनकी त्वचा फट रही थी। प्रचंड आग के ऊपर एक रहस्यमयी शक्ति उनकी ऊर्जा को निगल रही थी। दोनों भाइयों ने आग को बुझाने का हर संभव प्रयास किया, जो अब उनकी मुख्य चिंता थी। वे पूरे समय पीड़ा में चिल्लाते रहे। उन्हें अपने शरीर के चारों ओर की लपटों को बुझाने में लगभग 1/4 घंटा लगा और जब तक उन्होंने आग बुझाई वे थक चुके थे। उनके शरीर पर भयानक जलन के साथ वे अब और नहीं बच पाए। अब लड़ने में सक्षम नहीं था। जब रक्त की लहरें खत्म हो गईं तो अथर्व उभरा। उसके दोनों कंधों पर एक एक निशान था। उसकी सांस फूल रही थी, वह डूबे हुए कुत्ते की तरह लग रहा था। अब उसके पास लड़ने के लिए कोई ऊर्जा या शक्ति नहीं थी। वह कितना भाग्यशाली था। 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की 5वीं डिग्री की शक्ति के कारण वह 2 भाइयों की बेजोड़ सेना से बच गया और उसे तोड़ भी दिया। अन्यथा कोई भी, जिसमें अथर्व भी शामिल था, शक्तिशाली टक्कर से टुकड़े टुकड़े हो जाता। घटनाओं का क्या मोड़। अध्याय 150। उन्हें जो मौका मिला, अधिक सटीक रूप से कहें तो राउंड बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों पक्षों को बहुत चोट लगी थी। कैंट और काल को अधिक चोटें आई थीं, जबकि अथर्व की स्थिति तुलनात्मक रूप से बहुत गंभीर नहीं थी। थियो, अब उन्हें मार डालो। अपने हथियार को सहारा देने के लिए एक हाथ से जमीन पर आधा घुटने टेकते हुए अथर्व ने जोर से थियो से कार्रवाई करने का आग्रह किया। काल और कैंट को हमेशा के लिए मार डालने का ये सबसे अच्छा समय था। अन्यथा उनके पास अपनी ताकत बहाल करने के लिए पर्याप्त समय होगा। उस समय तक उन्हें संभालना अथर्व के हाथ में होगा। अथर्व, अब मैं। अथर्व के निर्दयी आदेश ने थियो को झिझकने पर मजबूर कर दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। किसी तरह उसे लगा कि पुरुषों को उनकी सबसे कमजोरी में मारना अपमानजनक है। इसके अलावा वह किसी व्यक्ति को मारने से थोड़ा डरता था। मैं ऐसा करूंगी। कायला खड़ी हुई और बोली। वह जानती थी कि थियो में उन्हें मारने का साहस नहीं है, इसलिए उसने अपनी तलवार ली और काल और कैंट की ओर चल पड़ी। उसने अपनी तलवार ऊंची उठाई और उन्हें उससे छेदने के लिए तैयार थी। वह लोगों को भी नहीं मारना चाहती थी। इसके बावजूद वह समझ गई कि अगर उसने उन्हें नहीं मारा तो वे उसे और उसके साथियों को मार देंगे। यह एक क्रूर तथ्य था। तुम हमें मारना चाहते हो? अपने सपनों में, कैंट दहाड़ा। अगले ही पल उसने अपनी आखिरी सांस और अपनी ताकत समेटी। उसने अपने माथे से रक्तसार की एक बूंद निकाली और उसे उस सेना की ओर फेंक दिया जो लगभग फीकी पड़ चुकी थी। ऐसे जीवन या मृत्यु के क्षण में लोगों की आमतौर पर 2 तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं।
प्रतिक्रिया करने का एक तरीका यह था कि कुछ भी करने से डरना, और दूसरा ये कि कोई व्यक्ति अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहे और अपने दुश्मन को अपनी पूरी ताकत से मारने की कोशिश करे। भले ही वे मरने वाले हों, लेकिन वे अपने दुश्मन को इतनी आसानी से नहीं मारने देंगे। बाद वाला तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा कैंट ने करने की कोशिश की थी। कायला, पीछे हटो! अथर्व ने तुरंत चिंता में कायला को चेतावनी देते हुए चिल्लाया। सौभाग्य से वह काफी फुर्तीली थी और चेतावनी देने से पहले ही कुछ कदम पीछे हट गई। दूसरी ओर कैंट ने फिर से हमला करने के लिए तैयार होकर खून का पंजा बनाया। कायला को पीछे हटता देख उसने उस पर हमला न करने का फैसला किया। उस पर हमला न करने का मुख्य कारण ये था कि उसे यकीन नहीं था कि वह उसे मार पाएगा। आखिरकार कायला अपने चरम पर थी। इसके अलावा खून के सार की एक बूंद इस्तेमाल करने के बाद वह अपनी ताकत खो रहा था। ताकत के उस नुकसान ने उसे बेहद कमजोर बना दिया था, इसलिए उसने अपना इरादा बदल दिया। उसके पास एक और लक्ष्य था। उसका नया लक्ष्य अथर्व था। कैंट अथर्व की ओर मुड़ा और उस पर पंजा फेंकने का इरादा किया। हालांकि पंजे में केवल रक्त शोधन की 7वीं श्रेणी की शक्ति थी, लेकिन अथर्व के घायल शरीर को देखते हुए यह उसे मारने के लिए काफी मजबूत था। अथर्व, सावधान! अथर्व! थियो और कायला ने पंजे के बारे में अथर्व को चेतावनी देने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। उनकी चेतावनियां बहुत देर से आई थीं। रक्त का पंजा पहले ही पहुंच चुका था और अथर्व को ढक चुका था। एक जोरदार धमाके के साथ रक्त की लहर ने उसे घेर लिया था। हा 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 हा, तुम मुझे मारना चाहते हो? खैर, तुम नरक में जा सकते हो। अथर्व को रक्त के पंजे में लिपटा देखकर कैंट ने एक क्रूर नज़र के साथ जोर से हंसी की। जल्द ही उसने हंसना बंद कर दिया और जमीन पर गिरने से पहले जोर से खांसना शुरू कर दिया। वह पहले ही रक्तसार की 2 बूंदें खो चुका था। इसके अलावा वह भक्षण अग्नि से पीड़ित था। अब वह मृत्यु के करीब पहुंचने लगा था। आखिरकार वह मर चुका है। काल ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि अथर्व के साथ क्या हुआ। जब तक अथर्व मर चुका था, वे बाकी लोगों से आसानी से निपट सकते थे। वे रक्तसार की एक और बूंद की कीमत पर कायला और थियो को मार सकते थे। इस महत्वपूर्ण समय पर उनका जीवन रक्तसार से अधिक महत्वपूर्ण था। यदि वे उन सभी को मारने में सफल हो जाते तो वे लावा झील में ड्रैगन रक्त की महान शक्ति का आनंद ले पाते। उनकी कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाए। बेशक ये सिर्फ वही था जो उन्होंने अपने दिमाग में सोचा था। हुश! जब वे अभी भी अपनी योजना के बारे में सोच रहे थे, तब कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक कृपाण दिखाई दिया, खून के पंजे से उड़कर कैंट के शरीर में धुंधलेपन से गुजरा। कैंट ने अचानक हंसना बंद कर दिया। धीरे धीरे वह अपनी आंखें चौड़ी करके धूल भरी जमीन पर गिर पड़ा और उसके चेहरे पर उलझन भरी नजर थी। कुछ ही सेकंड में वह चला गया। नोबलबन इस बीच अथर्व कैंट के मृत शरीर के पास दिखाई दिया। वह पहले की तरह थका हुआ नहीं था। इसके बजाय वह एक मजबूत रक्त शक्ति ले जा रहा था और लगभग अपनी चरम शक्ति पर था। तुम मर गए हो, मैं नहीं, अथर्व ने दूर से कहा क्योंकि वह कैंट के शरीर को देख रहा था। फिर उसने अपनी तीखी नज़र काल पर घुमाई। क्या तुम भूत हो? कैंट की अचानक मौत से काल स्तब्ध और भयभीत था। उसने अथर्व की ओर हिलती हुई उंगली दिखाई और डर से हकलाया। वह इतना भयभीत था कि उसका दिमाग मुश्किल से काम कर रहा था। घटनाओं का ऐसा मोड़ कैसे संभव हो सकता है? अथर्व कुछ क्षण पहले मृत्यु के इतने करीब था, तो उसने खुद को कैसे बहाल किया और इतनी जल्दी खुद को ऊर्जा से कैसे भर लिया? भले ही उसने कुछ जादुई गोलियां ली हो या स्वर्ग और पृथ्वी से कुछ खजाने का इस्तेमाल किया हो, उसे ठीक होने में कुछ समय लगना चाहिए था। हालांकि ये सवाल उसके लिए हमेशा एक पहेली बना रहेगा। अथर्व ने अपनी कृपाण काल के गले पर रखी और उसे उड़ा दिया। जल्द ही काल की गर्दन फट गई और वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें आसमान की ओर देखने लगी। बेजान! कुछ भी असंभव नहीं है। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं, लेकिन तुम दोनों मूर्खों से कम नहीं थे। काल के अंतिम सांस लेने के बाद अथर्व ने अहंकार से दावा किया। कहने की जरूरत नहीं है कि अथर्व ने एक बार फिर से भक्षक क्षेत्र का इस्तेमाल किया। लड़ाई शुरू होने से पहले उसने जानवरों के शवों को भक्षक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया था। उसने भक्षक अग्नि का उपयोग करके उन्हें रक्त जीवन शक्ति के रूप में उपयोग करने के लिए परिष्कृत किया। जब तक कैंट ने रक्त पंजा बनाया, तब तक उसने पहले से तैयार रक्त जीवन शक्ति को अवशोषित कर लिया था और अपनी ताकत हासिल कर ली थी। यह उसका असली अंतिम स्टैंड था। यह शायद सबसे शक्तिशाली नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे आश्चर्यजनक और घातक था। यह सबसे महत्वपूर्ण और घातक क्षण में उसकी जान बचा सकता था। कैंट और काल के मृत शरीर इसके प्रभाव को साबित करने के लिए उत्कृष्ट सबूत थे। अथर्व का इरादा दूसरों को अपनी सबसे हताश रणनीति दिखाने का नहीं था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसका वह आमतौर पर इस्तेमाल करता। हर बार जब वह लड़ाई में डिवाइडर जोन को सक्रिय करता था, तो कुछ छिपे हुए खतरे की संभावना होती थी। डिवाइडर जोन द्वारा लाई गई शक्ति आखिरकार उसकी अपनी शक्ति नहीं थी। हालांकि उस जरूरी परिस्थिति में उसने ऐसा करने का फैसला किया।
ये जीवन और मृत्यु का मामला था। वहां बुरी तरह मरना उसकी नियति नहीं थी। थियो और कायला ने जो कुछ देखा उससे दंग रह गए। पोम्पियो और एडेन, साथ ही काल के कबीले के अन्य 2 शिष्य भी उतने ही हैरान थे। उनमें से किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि अथर्व इतने कम समय में खुद को ठीक करने में सक्षम था। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे किसका सामना करने जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें भागना होगा। उनके दिमाग में बस यही एक विचार बचा था। लड़ने की उनकी सारी इच्छा एक पल में खत्म हो गई। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। पोम्पियो और एडेन ने पहले ही अपना हमला इतना भयंकर रूप से शुरू कर दिया था कि वे भाग नहीं सकते थे। दूसरी ओर अथर्व ने अपनी आंखें उन पर केंद्रित कर लीं। इसके बाद कातिलों का खेल शुरू हुआ। कुछ ही देर में काल के दोनों आदमी उसके द्वारा मारे गए। अथर्व, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सभी को बचा लिया। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कृपया हमसे बेझिझक पूछें। हम आपकी मदद करने के लिए जो भी कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। पोम्पियो और एडेन अथर्व के पास गए और अपने हथियार वापस लेने के बाद उसे ईमानदारी से धन्यवाद दिया। वे अथर्व के किए के लिए आभारी थे। अगर वह नहीं होता तो वे काल और उसके आदमियों द्वारा मारे गए होते। थियो और कायला ने भी अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया। थियो की आंखें अथर्व का सामना करते समय उदास लग रही थीं। उसे लगा कि काल और कैंट के लिए पहले तरस खाने के कारण वह मूर्ख था। जब अथर्व ने उसे उन्हें मारने के लिए कहा तो वह हिचकिचाने लगा। उन दुष्ट लोगों के लिए उसकी दया उन सभी को मार सकती थी। अपने दिल की गहराई में वे सभी अथर्व के व्यवहार के बारे में उत्सुक थे। वह अचानक पूरी ऊर्जा के साथ इतना ठीक कैसे हो गया, इसके बारे में इतनी उत्सुकता के बावजूद उनमें से किसी ने भी नहीं पूछा। अथर्व ने उन्हें यह नहीं बताया, इसलिए उन्होंने अपनी जिज्ञासा को अपने मन के पीछे गहरे दबा देने का फैसला किया। आखिरकार यह अथर्व का रहस्य था। इसे उजागर करना उस पर निर्भर था कि वह उन्हें बताना चाहता है या नहीं। जब मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं निश्चित रूप से आपके पास आऊँगा, इसलिए भविष्य में संभावित मदद के लिए धन्यवाद। वैसे भी हम एक टीम हैं। मैं हम सभी को जीवित रखना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। अथर्व ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया। चलो झील में छिपी हुई दिलचस्प चीज़ की जांच करने से पहले हम यहाँ फिर से इकट्ठा हो जाएं। जल्दी करो दोस्तों, अथर्व ने सुझाव दिया। कोई समस्या नहीं, बाकी सभी ने भी यही कहा। अथर्व, पोम्पियो और एडेन फिर जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गए और अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करने और पुनः प्राप्त करने लगे। लगभग 1 घंटे बाद जब वे शांत हुए तो उनकी सांसें शांत हो गईं। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और फिर अपनी आंखें लावा की झील की ओर घुमाईं जो ड्रैगन के खून से भरी हुई थी। ओह, चलो जाकर इसे देखें। ये बहुत शक्तिशाली है। ये निश्चित रूप से महान ड्रैगन का खून है। दुर्भाग्य से ये पहले से ही झील में लावा में समाहित हो चुका है। हम इसे परिष्कृत करने के लिए खून कैसे निकाल सकते हैं? यह एक बड़ी समस्या है, पोम्पियो ने कहा। मुझे इसे आजमाने दो, अथर्व ने अपनी आंखों में एक निर्णायक नज़र के साथ उत्तर दिया। आप इसे कैसे करने जा रहे हैं? कायला ने हैरान नज़र से पूछा। अथर्व आत्मविश्वास से मुस्कुराया। उसने अपने कपड़े उतारे और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के झील में कूद गया। नहीं अथर्व, ये बहुत खतरनाक है। ये देखकर कि अथर्व क्या करने का इरादा रखता है, थियो ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश करने के लिए चिल्लाया। हालांकि पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। जिस क्षण अथर्व ड्रैगन के खून और लावा से भरी झील में कूदा, उसे लगा कि उसका पूरा शरीर जल रहा है। उसने जलन का विरोध करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को चालू किया। सौभाग्य से ये काम कर गया। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण वह बहुत बेहतर और राहत महसूस कर रहा था।